हेलो। चल सब बढ़िया। तो हम लोग की नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। इथोलॉजी में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। इट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन। पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। आओ एक बार एनसीईआरटी का ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, हर साल इंट्रोडक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन याद करना है, तैयार करना है, ठीक है। रामदेव मिश्रा, जो कि फादर ऑफ इथोलॉजी से जाने जाते हैं, फादर ऑफ इथोलॉजी जिन्हें बोला जाए रामदेव मिश्रा, तो इन इंडिया 26 अगस्त, बोले 26 अगस्त 1908 में ये इनका जन्म हुआ। बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1908। रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी ऑन इथोलॉजी 1937। तो रामदेव मिश्रा ऑब्टेन किए थे पीएचडी में इन इथोलॉजी 1936 अंडर प्रोविजन ऑफ द WH पेयरसॉल, ठीक है। FRS फॉर फ्रॉम लीड यूनिवर्सिटी इन यूके। ही स्टेबलाइज टीचिंग एंड रिसर्च। सबसे पहले स्टेबलाइज किया रिसर्च और टीचिंग एंड रिसर्च एरिया, ठीक है। इथोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दी बॉटनी के डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया। और किस यूनिवर्सिटी के? BHU के यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है, ठीक है। हिज रिसर्च लेड द फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटी एंड देयर सक्सेशन। तो ये किस पे काम किए थे? His research laid the foundation of understanding of the tropical community and their succession, environmental response of the plant population and productivity and nutrient cycle पे इन्होंने काम किया था। मिश्रा formulated the first post graduate कोर्स इन इथोलॉजी इन इंडिया। जाहिर सी बात है, मिश्रा फॉर्मुलेटेड किया पहले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इथोलॉजी, मतलब सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट किए जिसमें इथोलॉजी में, और जहाँ पे इंडिया में ओवर 50 स्कॉलर ऑब्टेन PhD डिग्री इन दी सुपरविजन एंड मूव ऑन दी अदर यूनिवर्सिटी। तो भैया कुछ स्कॉलर 50 से भी ज़्यादा स्कॉलर इन्होंने PhD करवाया अपने सुपरविजन में, और अलग अलग यूनिवर्सिटी पे मूव किए। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द इनिशिएट इथोलॉजी टीचिंग एंड रिसर्च अक्रॉस द कंट्री। ही वॉन्ट टू ऑनर द फेलोशिप ऑन द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। प्रेस्टिशियस संजय जादी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इथोलॉजी। तो तुम जानते हो संजय जादी के टाइम में इन्हें अवार्ड मिला था किससे? एनवायरनमेंट और इथोलॉजी के लिए। ड्यू टू एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कम्युनिटी ऑफ द एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1971, which in later paved the way for the stabilization of the Ministry of the Environment and Forest 1984 में। अब हम आ जाते हैं चैप्टर पे, ठीक है भैया। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है, जानते हो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब बताओ भैया, तैयार हो कि नहीं? अब देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत स्लोली, लेकिन हर एक चीज़ को देखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। बोले आवर लिविंग वर्ल्ड इज अ फैसिनेटिंग डाइवर्स एंड इमेजिनेटली कॉम्प्लेक्स। बोले कि अपना जो लिविंग वर्ल्ड है ये फैसिनेटिंग होता है, फैसिनेटिंग डाइवर्स होता है, काफ़ी इमेजिन है, काफ़ी डाइवर्स है, कॉम्प्लेक्स। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा कि हम लोग समझते हैं, इट कॉम्प्लेक्सिटी बाय द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे इन्होंने बोला कि भैया सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल जब इंटरेक्ट किए होंगे सेल बना हो जा, सेल इंटरेक्ट किए होंगे टिश्यू बना हो जा, टिश्यू इंटरेक्ट किए होंगे ऑर्गन सिस्टम बना हो जा, फिर उसके बाद इंडिविजुअल बना हो जा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट किए होंगे तो पॉपुलेशन बना हो जा, और पॉपुलेशन इंटरेक्ट किए होंगे तो कम्युनिटी बना हो जा, और फिर उसके बाद कम्युनिटी जब इंटरेक्ट किए होंगे तो एक टिश्यू सिस्टम, और फिर पूरा बायोम बना हो जा, ठीक है। एट एनी लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर अर्ली। बोले जैसा की बात दी जाए कि सुबह के टाइम, मान लो तुम गार्डन में घूम रहे हो, सुबह के टाइम गार्डन में घूम रहे हो, तो और बुलबुल क्या नाम है जाना जाती हुई तुम्हें दिखे, तो बोले ये क्यों कर रही है, ये क्या ज़रूरत है बुलबुल जाना जा रही है। दूसरा प्रश्न बनता है कि भैया ऐसा है कि ये क्यों कर रही है, क्या ज़रूरत है,
ठीक है। इन्होंने ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें से एक ये भी पूछे हैं कि बर्ड नीड टू कम्युनिकेट विथ द मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जब बर्ड का ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो अपने पार्टनर तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ये सारे बातें क्वेश्चन हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अब आते हैं, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, you have already learned the previous chapter that ethology is a subject which study in the interaction among organism and between the organism। तो याद रखना, ethology की basic definition है, ethology is the subject where study in the interaction among the organism and between the organism via abiotic environment में। तो सबसे पहला क्या नाम है डिफिनेशन हमें देखने को मिला ethology का। Ethology is the subject which study the interaction among the organism and between the organism in its physical environment। Ethology is basically concerned with the four level पे होता है। ethology 4 लेवल पे देखी जाती है। ethology 4 लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले की बात है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। कौन से भैया? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर उसके बाद कम्युनिटी, फिर उसके बाद बायोम। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर ethology एट पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, एक मिनट रुकियो। ठीक है, चलो अब बोलते आ रहे हैं। सबसे पहले इन नेचर वी रियली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। बोला है कि नेचर में कोई सिंगल स्पीसीज या सिंगल इंडिविजुअल या आइसोलेटेड इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम रियली देखते हैं कि कोई आइसोलेटेड कोई सिंगल इंडिविजुअल क्या नाम है नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। मेजॉरिटी ऑफ देम जो कि ग्रुप में रहते हैं और वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, इस एरिया में ग्रुप बनाते रहते हैं। शेयर आर कंप्लीट फॉर अ सिमिलर रिसोर्स। जैसे कि अब कोई भी हो, जैसे अभी सिंगल हो, अभी तुम कहीं पे घूमने जा रहे हो, अगर अकेले जाओगे तो अकेले स्पीसीज अभी एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो तो अच्छा ये बताओ, अगर तुम प्ले ग्राउंड में जा रहे हो, मान लो तो गार्डन में जा रहे हो, तो तुम अकेले हो नहीं, तो वहाँ पे कई सारी चिड़िया होंगी, कई सारे पेड़ होंगे, कई सारे ए बायोटिक में तो होना रहता है, हमारे सॉइल हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे एक इको सिस्टम बने। तो तभी हम अकेले नहीं रहते हैं। यहाँ पे चिड़िया भी होंगी, क्या नाम है, चिड़िया भी होंगे, बिल्ली भी होंगे, कुत्ते भी होंगे, और फिर उसके बाद खरगोश भी होंगे, चूहे भी होंगे। तो तुम देखो ना, ये पूरा एक बायोडाइवर्सिटी बनता है, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में तो एक स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पूरे क्या नाम ग्रुप में रहता है। ठीक है, पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड थस आर कंटिन्यूड आ पॉपुलेशन। और ये क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, पूरा पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और थॉट द टर्म ऑफ द इंटरब्रीडिंग। बोला है कि जैसा कि इंटरब्रीडिंग एक टर्म जब आता है तो हमें मालूम पड़ता है ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बातें कर रहा है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो जनरली कंसीडर्ड आ पॉपुलेशन। बोले एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, बोले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर दी जाए तो ये पॉपुलेशन में कंसीडर किए जाएंगे। पर्पज ऑफ द इथोलॉजिकल स्टडी ऑल दी। अब इसमें 3 एग्जाम्पल हो जाता है, थ्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड, रेट इन अ एबेंडेंट डूलैंड, टीट इन अ ट्री, बैक्टीरिया इन अ कल्चर, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड, रेट इन अ एबेंडेंट डूलैंड, टीट ट्री इन अ फॉरेस्ट, रेट बैक्टीरिया इन अ कल्चर, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे क्या नाम है एग्जाम्पल दिए हैं ऑल द थ्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक मिनट रुक जा भाई। हाँ, ऑल द थ्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड, रेट इन अ एबेंडेंट डूलैंड, ट्री इन अ फॉरेस्ट, रेट बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, कोई और इसका तरीका नहीं है। ठीक है, लर्न दैट द ऑल थॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज वन ऑफ द दैट to cope with change environment. It is at the population level that the natural selection
पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट द इवॉल्व डिजायर ट्रेड। बोले हैं पॉपुलेशन लेवल की बात करिए तो ये नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करते हैं और जिसकी वजह डिजायर ट्रेड का इवॉल्वेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन इथोलॉजी जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसके लिए, क्योंकि ये लिंक करता है जेनेटिक्स तो, ये लिंक करता है जेनेटिक्स तो, पॉपुलेशन से जेनेटिक्स तो लिंक करता है एंड इवोल्यूशन तो चलता है लिंक। ठीक है, ये पॉपुलेशन हैविंग अ सर्टेन एट्रीब्यूट, जैसे कि बोले पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वहीं पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं ये सारे एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इन्होंने बोला एट इंडिविजुअल मे हैव द बर्थ मे हैव द डेथ। अदर बात है एक इंडिविजुअल की बात करिए तो वो या तो उसके पास या तो डेथ होता है या तो बर्थ होता है। ठीक है, बट आप पॉपुलेशन की बात करिए तो उसके पास बर्थ रेट होता है या डेथ रेट हो जाता है। इन अ पॉपुलेशन देयर दीज रेट, इन्होंने बोला कि भैया जो ये पॉपुलेशन हो जाएगा, इन्होंने बोला कि भैया इन अ पॉपुलेशन दीज रेट पर कैपिटा, मतलब इन्होंने बोला इन अ पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू अ पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ। बोला कि पॉपुलेशन में या तो पर कैपिटा बर्थ हो जाए या तो पर कैपिटा डेथ हो जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ का मतलब क्या होता है भैया कि दी रेट तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट हेंस एक्सप्रेस आर चेंज इन नंबर, मतलब चेंज इन नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर टोटल पॉपुलेशन में या तो बढ़ोतरी हो जाए, अगर बर्थ हो जाए तो इंक्रीज हो जाए और अदर डेथ हो जाए तो डिक्रीज हो जाए, मतलब चेंज इन नंबर का मतलब या तो बर्थ हो जाए तो इंक्रीज हो जाए, अदर डेथ हो जाए तो डिक्रीज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितना बढ़ोतरी और कितना घटोतरी हो रहे हैं, इन्हीं तो हम बोलेंगे रेट। हेयर इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा है। बोले अगर मान लो एक क्या नाम है, एक पॉन्ड में, एक तालाब में 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थे और 8 न्यू प्लांट इस ईयर ऐड हो जाए तो टोटल हमारा क्या नाम है बर्थ रेट कितना हो जाए, तो 8 नए प्लांट ऐड हुए और टोटल पॉपुलेशन 20 है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, अगर 0 रहेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 20 चौथ 80 0.4 आ जाएगा, तो हमारा 0.4 आ जाएगा। देखो 8/20 0.4 ऑफ स्प्रेन लोटस पर ईयर। वहीं पे अब दूसरा एग्जाम्पल दिया, कुल मिलाते 4 इंडिविजुअल जो कि एक लेबोरेटरी में पाए जाते हैं और टोटल पॉपुलेशन में उस वहाँ की लेबोरेटरी की पॉपुलेशन टोटल 40 बटरफ्लाई थे, उसमें से 4 निपट गए, डेड हो गए। तो इन्होंने बोला कि भैया ऐसे में क्या हो जाएगा, 4/4 निपट गए और टोटल पॉपुलेशन 40 था, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा और 1/10 का मतलब 0.1 हो जाएगा। 4/40 0.1 हो जाएगा इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीट। ठीक है, बोला एनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, बोले कि ऐसा है कि दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है पॉपुलेशन में, सेक्स रेशियो। बोले इंडिविजुअल या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, बट पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है 60% जो होते हैं ये फीमेल्स होती हैं और 40% क्या होते हैं मेल्स होते हैं। बोले ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ अ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एज। बोले पॉपुलेशन में अगर एक गिवन टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में देखा जाए तो डिफरेंट एज ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, एज ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात कर लिया है, मैं आप तो ले ही जा रहा हूँ, ठीक है, आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं 3 जिराफ आपको दिखाना चाहूँगा, 3 जिराफ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये हो जाएगा, हम एक्सपेंडेड का जिराफ बना रहे हैं, ये देखो, ये एक्सपेंडेड का जिराफ है। ये एक्सपेंडेड का जिराफ हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये पहला जिराफ बना दिया हूँ और फिर उसके बाद दूसरा जिराफ बना देता हूँ। ये होते हैं हमारा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते हैं, और ये जो होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हो जाते हैं।
ठीक है। तो याद रखना ये जो एज ग्रुप होता है, ये जो होते हैं ये अनशिफ्टेड तो देखने तो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या नाम है एज हो जाएगा, और ये ग्रोथ कैसा स्पेंड हो रहा है, धीमे धीमे तुम देखो बढ़े जा रहे हैं, धीमे धीमे प्री रिप्रोडक्टिव वाले यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इस ग्रोथ को बोलते हैं इस एज पिरामिड को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड या ग्रोथ हो रही है। मतलब यहाँ पे तुम देखो प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है स्पेंड, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, ग्रो हो रही है, ग्रोइंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। अब दूसरा मैं आपको ग्राफ बनाते दिखाता हूँ, दूसरा ग्राफ आपको बनाते दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला ग्राफ, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखो, ये देखो, फिर उसके बाद ये देखो, फिर ये देखो। एक ग्राफ तो हम बोलते हैं स्टेबल ग्राफ, इसे हम बोलते हैं स्टेबल ग्राफ। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो काफ़ी सिमिलर होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले काफ़ी सिमिलर होते हैं, ठीक है, काफ़ी सिमिलर होते हैं। इसका शेप जो होता है बेल शेप बनता है, ठीक है, बेल शेप बनता है। यहाँ पे देख लो ये स्टेबल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मैं वही बात चिपकाना चाहूँगा, यहाँ पे भी मैं वही बात चिपकाना चाहूँगा। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात चिपकाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिंग या ग्रोइंग, ये हो जाएगा स्टेबल, ये हो जाएगा स्टेबल। यहाँ पे तुम देखो कि जो ये क्या नाम है, ये जो क्या नाम है प्री रिप्रोडक्टिव है, ये काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से, ठीक है। चलो अब तीसरा जो ग्राफ होता है, तीसरा जो ग्राफ होता है यहाँ पे हम बना रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो जाता है हमारे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाते हैं, या ये हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप, ये वाले जो होता है वो हो जाता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हो जाता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम हो जाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम हो जाते हैं, और ये वाले प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हो जाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हो जाते हैं, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्राफ होता है डिक्लाइन का होता है, ठीक है। तो एज पिरामिड आप देख लीजिएगा, एज पिरामिड कभी भी पूछा जा सकता, एज पिरामिड कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हमारा क्या नाम है एज पिरामिड हो जाता है, क्या हो जाता है, एज पिरामिड हो जाता है, एज पिरामिड हो जाता है। तो आई होप तुम लोग तो यार एज पिरामिड समझ में आया हो जा, एज पिरामिड समझ में आ जाए। एक्सपेंडेड यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बराबर हो जाते हैं, ये डिक्लाइन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है, सबसे पहले ये देख लो, ये होता है एक्सपेंडेड, और यहाँ पे जब थ्योरी में पढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखा है ग्रोइंग, ठीक है। ये हो जाता है स्टेबल और ये होता है डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है स्टेबल, ये होता है डिक्लाइनिंग। यार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप वाले काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, जैसे कि जर्मनी में हमें देखते होता है। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव से, ठीक है। और यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव, एज कम्पेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं। बोले दिस साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की साइज तो देख से हम बता सकते हैं
कि उसका हैबिटाट कैसा रहा होगा। जैसे कि अभी कोई भी जंगल हो, अगर तुम्हें क्या नाम है 10 क्या नाम है बढ़िया पेड़ देते हैं, मतलब जैसे कोई भी पेड़ ले लो, जैसे कि बात है 10 आम के पेड़ देख के तुम्हें लग जाए कि यार ये तो पूरा बड़ा सा गार्डन है, पूरे आम के ही पेड़ है, मतलब करीब 50-60 आम के पेड़ ही है, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाता है यार यहाँ पे इस वाले हैबिटाट में काफ़ी आम के पेड़ होंगे। मतलब किसी भी साइज ऑफ पॉपुलेशन तो देखते हैं हमें मालूम पड़ जाता है कि वहाँ का स्टेटस क्या हो जाए, वहाँ पे हैबिटाट कैसे होंगे। वॉट एवर इथोलॉजिकल प्रोसेस वी विल इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन। बोला है कि ऐसा है, क्या हुआ, इथोलॉजिकल प्रोसेस विल इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन। वहाँ पे कई सारे पॉपुलेशन देखते हो, जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करोगे कोई भी इथोलॉजिस्ट या इन्वेस्टिगेट तो उसमें कई सारे पॉपुलेशन होंगे। वी इट इज आउटकम ऑफ द कंपटीशन विद एन अदर स्पेसिस। तो ऐसे भी होंगे जो कि कंपटीशन चल रहे होंगे विद द एन अदर स्पेसिस। द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। बोला है कि ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिलता है प्रेडेटर एट द साइड ऑफ द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। बोला कि जैसे कि हम इवेलुएट कर लेते हैं कि जब भी कोई पॉपुलेशन साइज में कम या ज़्यादा हुआ, कुछ भी चेंजेज होता है, तो हम लोग एक आइडिया सोच लेते हैं कि यहाँ पे क्या नाम है कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। वी ऑलवेज बोले अगर साइज की ही बात कर दिया तो साइज जो पॉपुलेशन से साइज होती है, या इन्होंने बोला कि जो साइज की ही बात कर दी जाए तो साइज की बात कर दिया तो ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम का इन्होंने बोला साइज इज टू बी लो। बोले कि ऐसा है, एक बात के लिए तुम बोल दो कि जो पॉपुलेशन की साइज है वो कम है, मतलब लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन आते हैं जहाँ पे भरतपुर वेटलैंड में हर साल, ठीक है, हर साल आते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात है, दूसरा एग्जांपल इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कुछ मिलियंस ऑफ द, मतलब यहाँ पे मिलियंस ऑफ द क्लाइमेडोमोनास पॉन्ड में रहते हैं। तो मतलब अगर पॉपुलेशन से साइज की बात कर दिया तो ये छोटे भी हो सकते हैं और बहुत मिलियन में भी हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली तो बोला जाए तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। पॉपुलेशन साइज कुछ और नहीं है, अगर टेक्निकली बोला जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, जो कि कैपिटल एन से डिनोटेड किया जाता है। नीड नॉट नेसेसरी बी मेजर इन नंबर ओनली। बोला है भैया ऐसा ना है कि भैया ये सिर्फ नंबर ही बताता है। नीड नॉट नेसेसरी बी मेजर्ड इन नंबर ओनली और थॉट टोटल नंबर इज जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस। बोला कि कुछ केसों में क्या देखा जाए, इन सम केसेस मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन होता है। बोले ऐसा है तो केसेस में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मीनिंगलेस लगती है, या तुम ये समझो कि उन्हें डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बोले इन एन एरिया, जैसे कि बोले अगर मान लो एक एरिया है, इसमें क्या नाम है 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट, 5 कैरेट, 6 कैरेट। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि कैरेट जिरास, मतलब 6 कैरेट जिरास है, 6 कैरेट जिरास है। अब बताओ ये, और उस एरिया में एक बनियान ट्री है। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, सर कैरेट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन एक बनियान। अब बताओ यार, ये बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी उस हिसाब से कितनी ज़्यादा है कैरेट की, लेकिन बात है एक ह्यूज, मतलब एक बड़ा सा, एक भयानक, एक क्या नाम है बहुत मोटा सा, लंबा सा, पूरा घना सा कौन सा है बनियान ट्री, ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बनियान ट्री इन लोगों पे भारी रहा, मतलब ये लोग छोटे भलबे, इन लोग के नंबर ज़्यादा है, लेकिन एक बनियान ट्री की बात है, इसका बायोमास, इसका क्या नाम है एरिया, इसका क्या नाम है इम्पोर्टेंट रोल ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा। बोले इन एन एरिया 200 कैरेट जा, जैसे हम बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टोफोर्स प्लांट, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज प्लांट। बोले कि एक
ह्यूज सा, एक क्या नाम है, भयानक भयानक एकदम घना बनियान ट्री जो कि लार्ज अट्रोपाई, लार्ज 10 अट्रोपाई मतलब लार्ज जन अट्रोपाई करता है। स्टार्टिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो। हाँ मान रहे, एक बार चलिए तुम्हारी बात मान रहे कि ये बनियान ट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है बोले, लेकिन तैरट जरात के मुकाबले जो ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान है ये कम है। लेकिन बट एक एस्टिमेशन लाओ तो जो बनियान प्लांट का रूल है वो सबसे ज़्यादा होता है, इनोमरस मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इन दी कम्युनिटी। इन सच केसेस दी परसेंट कवर ऑफ द बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। मतलब उस केसेस में देखा जाए तो जो परसेंटेज कवर ऑफ बायोमास मतलब बायोमास जो बनियान परसेंटेज कवर किया है बायोमास उसका सबसे ज़्यादा मीनिंग निकलेगा एज कम्पेयर टू टेरेट जिरास या पाथिनियम। ठीक है, मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजिली एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज कंटेनिंग द इम्पॉसिबल। बोले कि भैया ऐसा है कि टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजीली टू एडॉप्टेबल। बोले हैं कि ऐसा कोई भी हैबिटाट हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे टोटल नंबर हमें इजीली मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजीली एडॉप्टेबल मेजर। बोले हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोई भी ऑर्डिनरियम हो इतना इजीली नहीं होता कि हम उसे मेजर कर पाएँ इफ़ द पॉपुलेशन इज ह्यूज। बोले कि जब पॉपुलेशन काफ़ी बड़े में होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है तो काउंटिंग इज इम्पॉसिबल। बोले तब काउंटिंग नहीं हो पाती है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और अगर होती भी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ले जा। ठीक है, सम टाइम तो कभी तो ऐसे भी होते हैं जिस सर्टेन इथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। बोले कभी तो ऐसा भी होता है मेरे भाई कि यार कि कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी की आवश्यकता नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल कंप्लीट एग्जैक्टली पॉपुलेशन डेंसिटी की आवश्यकता नहीं होती। कभी हम लोग रिलेटिव एक रिलेटिव निकाल देते हैं कि यार मुश्किल से इतना ही हो जा, तजुर्बे में इतना हो जा, 60 से 65 होंगे, मतलब एक तो से अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं, एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बोले हैं कि कभी तो ऐसा भी देखा जाए कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है रिलेटिव डेंसिटी। तब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी तो सर्व करते हैं। ठीक है, जो कि ये रिलेटिव डेंसिटी भी इक्वल ही पर्पस देता है, मतलब काफ़ी इक्वल ही वेटेज देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब रिलेटिव डेंसिटी हमें गलत क्या नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी देता, नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट ये भी इक्वल ही होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ फिश कैच पर कैपिटा गुड इनफ मेजर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। ठीक है, अब बोले टाइगर सेंसस में बात है, टाइगर से जब सेंसस की बात है तो वहाँ पे हम लोग इनकी पॉपुलेशन किससे देते थे, पर मार्च और फीटल पैलेट। मतलब पर मार्च का मतलब क्या होता है, ये जो हाथ होता है, ये जो हाथ का जो निशान होता है पर मार्च और फीटल मटेरियल से हम लोग पता लगाते थे कि यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन होगी ये इतनी होगी या इससे ज़्यादा होगी, या हम लोग पता लगाते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉपुलेशन जरूरत पे आ जाता है। तो दिस साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। बोला कि जो पॉपुलेशन की साइज होती है वो स्टैटिक नहीं होती, इट कीप चेंजिंग विद टाइम। बोले ये टाइम के अनुसार चेंज होते रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर और एडवर्स वेदर। बोले कि ऐसा है ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फूड की कितनी अवेलेबिलिटी होती है, क्या प्रेडेशन प्रेशर कैसा होता है, एडवर्स वेदर कैसा होता है। इनफैक्ट अगर बोला जाए द चेंज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। अगर बोले कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंजेस हमें देखने को मिलता है तो हमें कोई ना कोई आइडिया इस चीज़ का मिलता है कि ये पॉपुलेशन में क्या हुआ होगा, क्या हैपनिंग हुई होगी। ठीक है भैया, तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बोले हैं आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट देयर इज ए चेंज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी टू गिव ऑफ द सम आइडिया व्हाट इज हैपनिंग
टू दी पॉपुलेशन, ठीक है। वेदर इज फ्लोरिश और डिक्लाइनिंग, बोले या तो ये बढ़ोतरी हो जाए या तो डिक्लाइन हो जाए, वॉट एवर माइट बी अल्टीमेट रीजन। अब इसके पीछे क्या रीजन हो जाए अब ये तो आज ही मालूम पड़ता है। दी डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन अ 4 बेसिक प्रोसेस। पहला हो जाए नेटिलिटी, दूसरा हो जाए मॉर्टेलिटी, तीसरा हो जाए आइमाइजेशन, चौथा हो जाए इमाइजेशन। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन, बोले हैं कि पॉपुलेशन में कितना नंबर ऑफ बर्थ देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं नेटिलिटी, ठीक है, हम इसे बोलते हैं नेटिलिटी। वहीं पे नंबर ऑफ डेथ जहाँ पे पॉपुलेशन में मतलब पॉपुलेशन के अंदर कितना नंबर ऑफ डेथ होता है इसे हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी, ठीक है। वहीं पे सेम स्पीसीज के अदर आइमाइजेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अगर मान लो यहाँ पे 10 होमोस्पेसियन रहते थे, 10 होमोस्पेसियन रहते थे, 10 होमोस्पेसियन रहते थे, होमोसैपियन बात रही है, तो और यहाँ पे 5 होमोसैपियन और आ जाए होमोसैपियन, तो ये अपनी ही प्रजाति से 5 और आ जाए तो इसे हम बोल रहे थे आइमाइजेशन। क्या बोल रहे थे? आइमाइजेशन। सेम स्पीसीज होना चाहिए, अदर स्पीसीज नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है मेरे बाबू। चलो ठीक है। आइमाइजेशन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट कम इनटू द हैबिटेट एल्सवेयर, मतलब कहीं और से टाइम पीरियड ऑफ अंडर कंसिडरेशन। इमाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्रोन एल्सवेयर, मतलब बोला है कि ये कहीं भी चले जाए, पॉपुलेशन तो छोटे कहीं और चले जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, तब इसे हम बोलते हैं इमाइजेशन। आइमाइजेशन का साइन जो होता है वो प्लस होता है, नेटिलिटी का साइन जो होता है वो प्लस होता है। इन दोनों से क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, और इन दोनों से इमाइजेशन मतलब ई मतलब एग्जिस्ट होता है और मोर्टेलिटी मतलब मरना होता है, तो मतलब कुल मिलाते इमाइजेशन और मोर्टेलिटी से क्या नाम है खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है नेटिलिटी, T+1 होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन प्लस टोटल कितना बर्थ हुआ। बर्थ मतलब पॉपुलेशन कितनी राइट थी, मतलब बर्थ राइट कैसे करते ब्लड बर्थ प्लस आइमाइजेशन और माइनस डेथ प्लस इमाइजेशन, कितना टोटल कम हुआ है पॉपुलेशन, कितना डिक्रीज हुआ है और कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज में क्या हो सकता है? बर्थ प्लस आइमाइजेशन, और डिक्रीज में कैसे हो सकता है? डेथ प्लस इमाइजेशन, ठीक है। एन टोटल नंबर ऑफ देखो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, ए भाई इधर आ जा, हाँ, बोल क्या रहा है? बोले ऐसा है मेरे भाई कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो एन से डिनोट करते हैं, प्लस एन से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसमें से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितना बढ़ने का मतलब बी प्लस आई, बर्थ प्लस आइमाइजेशन, नेटिलिटी प्लस आइमाइजेशन, और कितना घटने का मतलब मॉर्टेलिटी प्लस इमाइजेशन या डेथ प्लस इमाइजेशन। इन सब तो चल दिया जाए तो हमें मालूम पड़ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी पे, ठीक है। बोले यू कैन सी दैट दी अबव क्वेश्चन, बोले कि जब इक्वेशन आपने देखा होता तो दी पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज नंबर ऑफ दी बर्थ प्लस आइमाइजेशन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। हम तो बोल ही रहे हैं टोटल नंबर ऑफ दी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा तब जब पॉपुलेशन प्लस आइमाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्थ प्लस आइमाइजेशन तो जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दी पॉपुलेशन बढ़ेगी मोर देन दी डेथ, ठीक है। वहीं पे डेथ प्लस इमाइजेशन मैंने फिर से एक बार दिखा देना है, एक बार देखो। इन्होंने बोला नंबर ऑफ बर्थ प्लस आइमाइजेशन, इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और वहीं पे बात है डेथ प्लस नंबर ऑफ इमाइजेशन, तो यहाँ पे क्या नाम है? पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ और डेथ जो होते हैं, बर्थ एंड डेथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दी अदर टू फैक्टर एज्यूमिन ऑफ द इम्पोर्टेंट ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन फॉर इंस्टेंट इट इज अ न्यू हैबिटेट इन जस्ट बिन कॉलोनाइज। बोले जैसे कि अब बात चलती है एक नई कॉलोनी अभी कॉलोनाइज हुई है, एक नई कॉलोनी बनी है, आइमाइजेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। बोले अभी एक कॉलोनी, एक नए हैबिटेट में नई कॉलोनी हम लोग बनाए हैं। बोले आइमाइजेशन मतलब
आइमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेम स्पेसीज से कई लोग कहीं और से आ जाएं हमारे कॉलोनी में, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन जरूरत हो जा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन दी बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट तो उस हिसाब से कम हो जाएगा, पॉपुलेशन जरूरत बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है अगर कहीं और से आ जाएंगे तो आइमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जरूरत मॉडल की बात है। डज दी ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉपुलेशन का जरूरत होता है ये टाइम के साथ क्या स्पेसिफिक होता है, क्या प्रेडिक्टेबल होता है। तो अब इसका आंसर बोला, वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट आवर कंट्री एंड इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस curious if different animal population in nature behave the same way or show some resistance on growth, perhaps we can learn a lesson or two more nature on how to control population growth। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसोर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तो मिलाते अनलिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द अनइम्पेंटेड का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना, मतलब पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना। आइडियली रिसोर्सेज इन दी हैबिटेट आर अनलिमिटेड बोले तो आइडियली है, बट ये रियलिटी बात नहीं है, ये एक्चुअली में नहीं होता। आइडियली एक हम आइडियल केस ले लेते हैं कि रिसोर्स हैबिटेट में जो रिसोर्सेज होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो हर एक स्पेसीज फुल छाएगा और फुल अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो बोल रहे हैं जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जा तो हर एक स्पेसीज क्या नाम है फूड तो बढ़िया छाएगा और अपने नंबर ऑफ स्पेसीज को बढ़ाएगा। बोले अवेलेबिलिटी ऑफ द रियलाइज फुल्ली इन नेट पोटेंशियल इन जीरो इन नंबर, ये बढ़िया से छाएगा और ये अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा इन नेट पोटेंशियल टू जीरो इन नंबर। डार्विन ने क्या बोला, डार्विन का क्या मानना है, डार्विन का मानना क्या है, डार्विन while developing the theory of the natural selection, इन्होंने बोला पॉपुलेशन ग्रोथ तभी माना जाएगा जो जितना ज़्यादा अपनी ट्रॉपी का मतलब कहता है जो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी वो उससे नेचर ज़्यादा सिलेक्ट रहेगा। तो इन्होंने बोला कि भैया डार्विन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, डार्विन के अकॉर्डिंग नेचर उसी से सिलेक्ट रहेगा जो अपने जितनी आर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ग्रो ऑफ इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। ठीक है, साइज एन हो जाता है, बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर पर कैपिटा बर्थ हो जाता है। ठीक है, बर्थ और डेथ, ठीक है, अधीन पर कैपिटा इंक्रीज या डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग यूनिट टाइम पीरियड टी हो जाता है। ठीक है, आर इज डी इक्वेशन जो हम बोलते हैं इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल साइट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन दी इम्पैक्ट ऑफ द एनी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन जरूर। ठीक है, नॉर्वे में आर की वैल्यू जो होती है, आर याद रखना, ये आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर क्या होता है, इंटेंसिव रेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ आर की बात याद रखना, आर क्या होता है। ठीक है, आर क्या होता है यहाँ पे इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। और नॉर्वे की वैल्यू नॉर्वे के लिए आर की वैल्यू 0.015 हो जाता है, बीटल के लिए 0.12 हो जाता है। 1981 में जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ पे आर की वैल्यू हो जाती है 0.0205 हो जाती है। फाइंड आउट दी व्हाट दी करंट आर वैल्यू इज, बोले कि अभी की बात करिए तो आर वैल्यू करंट की क्या हो रही है, मतलब करंट आर वैल्यू क्या हो रही है। इफ़ यू नीड टू नो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बर्थ रेट और डेथ रेट। अभी की बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है। दी एबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। हमें क्या देखने को मिलता है, जे शेप द कर्व देखने को मिलता है व्हेन वी प्लॉट एन इज अ रिलेशन टू टाइम। इफ यू आर फैमिलियर आर बेसिक कैलकुलस can derive integral from the of the exponential growth nt equal to n naught plus e power rt। nt क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, n naught हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, r हो जाए इंटेंसिटी रेट ऑफ नेचुरल साइंस और e हो जाए बेस ऑफ नेचुरल लॉज होता है। इन स्पेसिफिक ग्रो इन एक्सपोनेंशियल अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंसीडर्ड एंड रीच इनमरस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। बोले हैं जब भी कोई स्पेसिफिक की बात है अगर एक्सपोनेंशियली हो जाए तो वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाए, और जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाए तो
तो वो बहुत बढ़िया से अपने पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत कम समय में बढ़ा देगा। इनोमरस मतलब बहुत तेज़ी से अपने पॉपुलेशन तो बढ़ा देगा, अपने पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ा देगा जिसमें शॉर्ट टाइम में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है डार्विन शो हाउ इवन a slow growing animal like elephant would reach enormous number in the absence of cheat, ठीक है। ये सारी बात हो रही। अब हम आ जाते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नेचर एट डिस्पोजल अनलिमिटेड बोलना ऐसा अभी कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज जहाँ पे जो क्या नाम है रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होता है। ऐसा कोई पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है। मतलब हर जगह रिसोर्सेज जो होते हैं वो परमिट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, ठीक है। दिस लीड कंपटीशन। अच्छा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कंपटीशन बढ़ती है, जिसकी वजह से कंपटीशन डेवलप होता है बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। अगर मान लिया जाए जो क्या नाम है मेडिकल कॉलेज की सीट की बात है, अगर ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर 50 सीट है और एस्पिरेंट अगर मान लो 100 हैं, तो मतलब इस 50 सीट के लिए जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जो एस्पिरेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब मिलाते सीट 50 ही हैं और एस्पिरेंट 100 हैं, तब कंपटीशन बढ़ जाता है। हर एक सीट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इन्होंने बोला दिस लीड टू कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल। तब हर एक इंडिविजुअल के बीच में एक कंपटीशन का हो जाता है। हर एक एस्पिरेंट एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक कंपटीशन हो जाता है उसके बीच में। तो बोल रहे हैं दिस लीड टू कंपटीशन, बोला है अदर रिसोर्सेज लिमिटेड है कंपटीशन बढ़ जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स। इवेंचुअली द फिटेस्ट, बोला है कि बात की बात है जो फिट रहेगा मतलब जो बढ़िया से पढ़ेगा, जो बढ़िया से एनसीईआरटी तैयार करेगा, जो बढ़िया से प्रैक्टिस किया रहेगा, जो क्या नाम है हर एक चीज़ तो टीचर की बातों तो फॉलो करेगा, तो वो क्या नाम है सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब तुल मिलाते उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, कंपटीशन बढ़ेगा इंडिविजुअल में बिटवीन द इंडिविजुअल में कंपटीशन हो जा, और जो सबसे ज़्यादा फिट हो जा उसे तो नेचर फिट करेगी मतलब सेलेक्ट करेगी और वही सर्वाइव करेगा और अपने प्रजाति तो बढ़ाएगा, प्रोड्यूस करेगा। दी गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्री हैज आल्सो रियलाइज्ड इन दिस फैक्ट, बोला कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट इस फैक्ट पे मतलब रियलाइज किए, ठीक है। इंट्रोड्यूस वेरियस रेजिस्टेंस विथ अ फ्यू विजिट ऑफ अ लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ जो इन नेचर ए गिवन हैबिटेट इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट, बोला है इन नेचर की बात करें तो गिवन हैबिटेट हैव द इनफ रिसोर्सेज फॉर द सपोर्ट आ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, बोला है कोई फर्दर ग्रोथ हमें पॉसिबल दिखता हुआ नहीं दिखता। लिमिट नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी फॉर द स्पीसीज इन द हैबिटेट, हम तो ठीक है भैया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया इतना बात ठीक है। अब इन्होंने बोला कि तब ये जो क्या नाम है यहाँ पे इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैव द इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट इन अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, बोला जब हैबिटेट के पास जितना रिसोर्स होना चाहिए वो उतना नहीं होता और ये अपने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पे पहुंच जाता है, वहाँ पे क्या होता है उसके बाद जो होता है ग्रोथ होना बंद हो जाता है, नो फर्दर ग्रोथ पॉसिबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है वो अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाए, वो अपने लिमिट पे पहुँच गया। इस लिमिट को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीसीज इन देयर हैबिटेट, मतलब वो अपने हैबिटेट में वो स्पीसीज अपने मैक्सिमम पे ही चला जाए, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पे ही चला जाए। टे पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इनिशियली लेट फिर होता है, फिर एसिलेटिन, फिर डी एसिलेटिन, फिर फाइनली एसिम्प्टोट, मतलब तुल मिलाते अगर ग्राफ देखा जाए तो पहले इनिशियली लेड हो जाता है, फिर उसके बाद इनिशियली लेड, फिर उसके बाद एसिलेटेड, फिर उसके बाद डी एसिलेटेड, फिर फाइनली एसिम्प्टोट। ऐसे तो ग्राफ देखने को मिलते हैं, सिग्मॉइड ग्राफ होता है, ठीक है। दी पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज दी कैरिंग कैपेसिटी,
ए प्लॉट ऑफ एन इन अ रिलेशन टू टाइम टी जब सिग्मोइड तब हो जाता है डी टाइप ऑफ द पॉपुलेशन वर हर पीरियल लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन टे माइनस टे बाई टे हो जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बोल रहे हैं कि भैया जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है ये काफ़ी रियलिस्टिक होता है। ठीक है, रियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्टार्ट डार्विन फिटनेस। बोल रहे हैं पॉपुलेशन जब अपने आर फिटनेस मतलब डार्विन यही तो बोले जितना ज़्यादा आर कैपेसिटी हो जाए उतना ज़्यादा नेचर सेलेक्ट करेगा, नेचर में वही फिट बैठेगा, नेचर उसी तो सिलेक्ट करेगी। तो इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन इवॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। बोले हैं पॉपुलेशन जितना ज़्यादा अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो मैक्सिमम रखेगी उतना ही नेचर सेलेक्ट करेगा। तो डार्विन फिटनेस के बाद हाई आर वैल्यू मतलब हाई रिप्रोडक्टिव value in the habitat which they live। बोले under a particular set of the selection pressure organism evolve toward the most efficient reproductive strategy। some organism breed only once in their lifetime। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि पैसफिश, सैल्मन फिश और बाम्बू। और वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन काल में कई बार ब्रीड करते हैं जैसे कि मोस्टली बर्ड हो जाएगा और मैमल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। तो बोले हैं कि छोटे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा कर देते हैं, मतलब तुल मिला के छोटे बच्चे लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर देते हैं जैसे कि ऑयस्टर हो जाएगा, प्लेजेट फिश हो जाएंगे। मतलब एक छोटे नंबर में बोल रहे हैं छोटे साइज से लेकिन लार्ज नंबर में, छोटे साइज के ऑफस्प्रिंग लेकिन लार्ज नंबर में, जैसे कि एग्जांपल ऑयस्टर और प्लेजेट पर। और वहीं पे बात ये कुछ हमारे बड़े साइज के ऑफस्प्रिंग लेकिन स्मॉल नंबर में, बड़े साइज के ऑफस्प्रिंग जो कि स्मॉल नंबर में जैसे कि बर्ड हो जाए, जैसे कि मैमल। सो व्हिच इज डिजायरेबल फॉर द मैक्सिमम फिटनेस। ठीक है, इथोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व in relation to the constant imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live। Evolution of the life history trait in a different species is currently an important area of the research being conducted by ethologists। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ने के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, मज़ा आने वाला है। 10 अब इन्होंने बोला 10 एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज। फिर वही बात आ गया, तो क्या तुम सोच रहे हो कि कोई भी नेचुरल हैबिटेट हो, पूरे अर्थ पे कोई भी नेचुरल हैबिटेट हो, क्या उसमें एक ही स्पीशीज होंगे? देयर इज नो सच हैबिटेट। ऐसा कोई हैबिटेट बना ही नहीं है, ऐसा कोई हैबिटेट बना ही नहीं है। सच अ सिचुएशन इज इवन इनकन्वीएबल, मतलब ये अविश्वसनीय सिचुएशन है, ये कभी भी ये सही सिचुएशन नहीं। ठीक है, फॉर एनी स्पीसीज। बोले कोई भी स्पीसीज हो मिनिमम रिक्वायर्ड वन मोर स्पीसीज। अरे भैया आज मैं घर में ही रह रहा हूँ तो मेरे साथ प्लांट रह रहे हैं, मेरे साथ छिपकली रह रहे हैं, मेरे साथ चींटियाँ रह रही हैं मेरे घर में। अगर मैं अकेले रहने के बाद भी हमारे साथ इतने लोग होंगे, छिपकली होंगे, चींटियाँ होंगी, क्या नाम है तो हमारे क्या नाम है मटड़ी होंगी। तो घर में ये सारे क्या है, ये सारे पूरे इकोसिस्टम पर, मतलब इसका कहने का मतलब तभी भी एक स्पेसिफिक। अगर तुम सोचो आज मैं घर में अकेले हूँ तो इसका मतलब थोड़ी ना तुम घर में अकेले हो, नहीं भैया कहाँ से तुम अकेले हो, इतनी सारी चींटियाँ होंगी, मछलियाँ होंगी और क्या नाम है क्या बोलते हैं मछली होंगी, चींटियाँ होंगी, छिपकली होंगी। तो ये सारे क्या, ये सारे इकोसिस्टम, मतलब हम अकेले नहीं रहते हैं, ये बात समझ लेना, हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। और ये भी छोड़ दो यार, हम कभी भी बाहर जा रहते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में क्या मैं अकेले ही रहता हूँ? नहीं भैया, कौवा होती है, बिल्ली होती है, क्या नाम है कौवा होता है, बिल्ली होती है, कोयल होता है, पेड़ होते हैं, पेड़ भी होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्पीसीज हैं, ये सारे स्पीसीज होते हैं। तो बोले कोई भी स्पीसीज मिनिमम रिक्वायरमेंट वन मोर स्पीसीज होते हैं। ठीक है, इट कैन बी फीड
इवन आप प्लांट स्पीसीज की भी बात कर दिया, कोई भी प्लांट स्पीसीज है जो कि वो खुद खाना बनाते हैं, बट वो तब भी अकेले नहीं सर्वाइव करते हैं, क्योंकि भैया उन्हें भी क्या नाम है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो मिलाते हैं, उन्हें भी क्या नाम है, पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो भी फ्लावर तो पॉलिनेट करवाते हैं, और यहाँ तक कि पॉलिनेट के साथ साथ क्या नाम है, ये जगह भी देते हैं। तो यहाँ पे बोला इट नीड सॉयल माइक्रोब टू ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉयल एंड रिटर्न इन ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन। बोला है ऐसा है कि अब लेट सपोज तुम ये समझो कि जो ये प्लांट है वो अकेले क्यों नहीं सर्वाइव करते हैं। इनके साथ मान लो लेट सपोज प्लांट के साथ फंजाई है। अच्छा, प्लांट जब मरेगा या कोई चीज़ मरेगा तो उस पर डेट्राइटस काम करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल तो सिंपल इनऑर्गेनिक में बदल देगा, और सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि मिट्टी में मिलेगा, और फिर यही मिट्टी में जो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, तब ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं इन्हीं मटेरियल को यूज करते खाना बनाएंगे वापस। तो मतलब कुल मिलाकर ये समझो कि अगर समझो डिकम्पोजर ना हो, अगर डेट्राइटस नहीं है, डिकम्पोजर नहीं है, तो ये क्या नाम है, तोड़े जातोन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़े जातोन नहीं तोड़ पाएगा, और नहीं तोड़ पाएगा तो वापस नहीं मिलेगा मिट्टी में, और नहीं मिलेगा तो मिट्टी में तो ये खाना वापस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इन्हें भी तो फॉस्फोरस चाहिए, इन्हें भी तो क्या नाम है चीज़ें चाहिए जो कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो बोले प्लांट, यहाँ तक कि जो प्लांट खुद खाना बनाता है ये भी अकेले सर्वाइव नहीं कर पाता है। इट नीड सॉयल माइक्रोब टू ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉयल। बोले कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिकम्पोजर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर टू ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जिसमें तोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। और अब इन न्यूट्रिएंट कहाँ पे चला जा रहा है, मिट्टी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और देन इन्हीं न्यूट्रिएंट को यूज करते क्या प्लांट दोबारा खाना बना लेता है। और दूसरा बोला हाउ विल द प्लांट मैनेज द पॉलिनेशन विदाउट एनी एनिमल एजेंट। अरे बोला है कि प्लांट कैसे पॉलिनेशन तो मैनेज करते होंगे, कैसे एनिमल एजेंट तो बुलाते होंगे। इट इज ऑब्वियस इन द नेचर एनिमल प्लांट एंड माइक्रोब डू नॉट कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन। इसका मतलब नेचर में ना कोई प्लांट, ना कोई एनिमल, ना कोई माइक्रोब अकेले नहीं सर्वाइव करते, अकेले मतलब आइसोलेट नहीं रहते, बल्कि इंटरेक्शन शो करते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी पे। इवन इन अ मिनिमम कम्युनिटी में इंटरेक्टिव लिंकेज ऑफ दिस बोले तभी तो हमें लिंकेज भी देखने को मिल जाता है, और में ऑफर रेडली अपरेंट हो जाता है। फिर इसके बाद बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। बोला इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, ये कैसे देखने को मिलता है, इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज दैट शुड बी बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल मतलब फायदा हो सकता है, डेट्रीमेंटल या हानि हो सकता है, या न्यूट्रल कोई फर्क भी ना पड़े, ठीक है। वन ऑफ देम स्पीसीज और बोथ प्लस बोला है अगर दोनों स्पीसीज को फायदा देखने को मिला, मतलब वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द बोथ इज पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेक्शन, अगर नेगेटिव साइन है जिसे हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल, और जीरो साइज होता है तो न्यूट्रल इंटरेक्शन हो जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखो अगर ये प्लस है, एक स्पीसीज का प्लस है, दूसरी स्पीसीज का प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ होगा, दोनों स्पीसीज का फायदा हुआ होगा। देखो एक स्पीसीज का माइनस तो ये दूसरी स्पीसीज का माइनस, देखो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जब दोनों स्पीसीज का फायदा होता है तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों स्पीसीज का हानि होता है तब हम इसे बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन बोलते हैं। वहीं पे अगर एक स्पीसीज का फायदा होता है और एक स्पीसीज का फायदा होता है और एक स्पीसीज का नुकसान होता है, तो या तो ये प्रेडेटर होंगे या एक पैरासाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेडेटर है। ये कैसे होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, इसका फायदा होता है। जैसे कि अगर मान लो टाइगर और डियर की बात है, तो टाइगर क्या करता है, डियर तो पता से झपट्टा मार के खा लेता है, तो टाइगर का फायदा हो जाता है, डियर बेचारा निपट जाता है, तो दूसरे स्पीसीज का लॉस हो जाता है। दूसरी चीज पैरासिटिज्म, यहाँ पे प्रेडेशन में एक प्रे स्पीसीज होता है, एक होता है हमारा एक होता है प्रेडेटर, एक होता है प्रे। तो ये जो टाइगर होता है वो प्रेडेटर होता है, ये मार के खाता है, और प्रे स्पीसीज जो हो जाती है वो डियर हो जाती हैं। उसी तरीके से हम आ जाते हैं पैरासाइट में दो लोग होते हैं, एक हो जाता है क्या नाम है, एक हो जाता है वेक्टर, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। एक हो जाता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। जिसका फायदा होता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिसका घाटा होता है उसे हम बोलते हैं होस्ट।
ठीक है। इसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। और फिर उसके बाद टोमेंसलिज्म तो क्या होता है, एक स्पेस का फ़ायदा, दूसरे तो कोई परेशानी, कोई मतलब भी नहीं हुआ। और एमेंसलिज्म क्या होता है, एक घाटा, दूसरे तो फर्क भी ना पड़े। तो ठीक है, तो ये चार ये सारे साइन आप देख लेना और इनके नाम देख लेना। ठीक है भैया, हर साल पूछे जाते हैं। अब चलो, अगर दोनों से दोनों स्पीसीज तो बेनिफिट होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, अगर दोनों से दोनों स्पीसीज तो हानि होता है तब इसे हम बोलते हैं कंपटीशन। वहीं पे एक का फायदा हुआ और एक का घाटा हुआ, तो ये पैरासिटिज्म या प्रेडेशन, मतलब एक स्पीसीज का बेनिफिट हुआ और दूसरे स्पीसीज का डेट्रीमेंटल मतलब हानि हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक स्पीसीज का फायदा हुआ, दूसरे तो ना ही हानि ना ही फायदा, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसे हम बोलते हैं टोमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज का हार्म होता है और दूसरे तो फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये एमेंसलिज्म होते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन दिया है, प्रेडेशन पैरासिटिज्म एंड टोमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, दी इंटरेस्टिंग स्पेशलाइज क्लोजली टुगेदर। ठीक है, अब प्रेडेशन में आ जाते हैं। प्रेडेशन में दो लोग होते हैं, एक प्रेडेटर होते हैं और एक प्रे होते हैं। मज़ा आ जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा, मतलब प्रेडेशन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रेडेशन नहीं, बाकी सब भी समझ में आ जाए। देखो, प्रेडेशन में सबसे पहले प्रेडेशन एक वो नेचर ने एक रास्ता बनाया, प्रेडेशन के जरिए नेचर ने एक रास्ता बनाया है जिसमें एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में। प्रेडेशन एक रास्ता है, नेचर ने प्रेडेशन तो क्या नाम है, एक रास्ता बनाया है जिसमें से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी फिक्सेशन होता है बाय प्लांट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। व्हेन वी थिंक प्रेडेटर एंड प्रे, बोले जैसा कि हम प्रेडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है टाइगर और डियर। टाइगर क्या होता है, प्रेडेटर, और डियर क्या होता है, प्रे होता है। देख लो यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, ये टाइगर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्या होता है प्रेडेटर और ये क्या होता है प्रे स्पीसीज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं प्रे स्पीसीज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तुम्हारे लिए बढ़िया से हर एक चीज़ के लिए रियलाइजेशन करवाने के लिए मैंने सब बनाया। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा स्पैरो ईटिंग सीड। अब तो मैं और जूम कर दे रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे ये देखा हो जाए स्पैरो, यहाँ पे तुम्हें देखा हो जाए एक पेड़ पे स्पैरो, और जो चीज़ सीड खा रही होती, जो चीज़ सीड खा रही होती, जो चीज़ सीड खा रही होती। तो दूसरा ये भी क्या नाम है, ये भी क्या कर रही है, ये भी क्या कर रही है, स्पैरो क्या नाम है प्रेडेटर होती है और सीड जो होता है प्रे हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाता है, टाइगर और डियर। प्रेडेटर से टाइगर और डियर हो जाता है, टाइगर और डियर हो जाता है, टाइगर और डियर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, स्पैरो ईटिंग सीड। बोला स्पैरो ईटिंग सीड, नो लेस आ प्रेडेटर, ये प्रेडेटर से कम नहीं होते हैं। और थॉट एनिमल ईटिंग प्लांट, बोले एनिमल जो होते हैं वो प्लांट को ईट करते हैं, ये भी एक तरीके से प्रेडेटर का काम करते हैं। एनिमल ईटिंग प्लांट आर द टेरिटरी सेपरेटली एट द हर्बीवोर्स। ये तो अगर देखा जाए तो एनिमल प्लांट उठा रहे तो इन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, लेकिन ये क्या तो प्रेडेटर से कम है। बोले इन ब्रॉड इथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम क्या नाम प्रेडेटर के रूप में देखें तो क्या ये नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेडेटर, क्या ये प्रेडेटर से कोई अलग है? नहीं भैया, ये भी तो कहीं ना कहीं क्या नाम है एक स्पीसीज को हानि पहुंचा रहे हैं और अपने पेट में जो जा रहा है उसका फायदा हो रहा है। मतलब हमारे पेट में अगर कोई खाना जा रहा है, अगर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, प्लांट खा रहा हूँ, तो ये तो मेरा फायदा हुआ, उस प्लांट का हानि हुआ। तो यहाँ पे ये प्रेडेशन से कम होता है। बोले हैं बिसाइड दी कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होने का जरिया। ठीक है, बिसाइड एटिन ऑफ द कंड्यूट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द एथरॉस टॉपिक लेवल प्रेडेटर प्ले अदर इम्पोर्टेंट रोल। बोला कि भैया जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जरिया होता है इसमें प्रेडेटर का काफ़ी अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखती प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। बोला है कि ऐसा है कि ये जो प्रेडेटर होते हैं, प्रेडेटर तो सबसे धन्यवाद बोलो, क्योंकि ये तुम्हें लगा हो जाती भैया ऐसा है, ये प्रेडेटर का फ़ायदा हो जाता है, प्रे तो मारते छा लेते हैं। इसमें प्रे चीज़ पर तो क्या फ़ायदा होता है? बोला है एनसीईआरटी बोला है, एनसीईआरटी बोला है देखती प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। बोला है कि ये जो प्रे की स्पीसीज तो खा लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये तो घाटा है? नहीं, ये घाटा नहीं है। इन्होंने बोला कि ऐसा है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि प्रे की
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों ऐसा, क्यों सर, मतलब प्रे की पॉपुलेशन को क्यों कंट्रोल करने के लिए, इसमें तो ठीक है। तो ये पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अब वो कैसे चलता है, अब देखो बोले हैं देख भाई, अगर प्रीडेटर ना रहे, अभी प्रीडेटर ना रहे तो क्या हो जाए, बेसिकली तुम क्या समझोगे सर। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अब बढ़िया से पढ़ना, अब हर एक लाइन तो समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि डेट की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये क्या चाहते हैं, प्रे की पॉपुलेशन तो अंडर कंट्रोल में चलते हैं फॉर द प्रीडेटर, प्रे स्पीशीज शुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन। बोले अगर प्रीडेटर ना रहा, अगर प्रीडेटर एक बार के लिए ना रहा तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइट चल जाएगी, प्रे की पॉपुलेशन राइट चल जाएगी। तो बोले प्रीडेटर क्या चलता है, इन प्रे की स्पीशीज को मार के खा लेता है, जिसकी वजह से प्रे की स्पीशीज अगर बढ़ेगी तो आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला फॉर द प्रीडेटर, प्रे स्पीशीज क्या करते हैं, प्रे स्पीशीज अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्रॉस इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। बोला है अगर प्रे की स्पीशीज बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, पॉपुलेशन में प्रे की स्पीशीज बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इसकी वजह से जो इकोसिस्टम हो जा वो इनस्टेबल या अनस्टेबल हो जाएगा। अब इन्होंने पहला एग्जांपल दिया, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया। बोले हैं एक बाहरी स्पीशीज, एक तो एक्सोटिक स्पीशीज है, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया जियोग्राफिकल एरिया में, ये इनवेसिव मतलब गायब हो जा। सबसे पहले क्या हुआ हो जाए, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड की होंगी और क्या नाम है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड की होंगी और फैल रही होंगी और क्या नाम है, इतना क्यों फैल रही, क्योंकि इसके पास कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं पाया जाता। शायद तुम लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, इतना बढ़िया से था, ठीक है। फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बोले We cite 18 are conduit for the energy transfer across a tropical level. Predator बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, मतलब ये प्रीडेटर जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये प्रे की पॉपुलेशन तो अंडर कंट्रोल में रखता है, क्योंकि अगर प्रीडेटर रहेगा तो प्रे की पॉपुलेशन तो खाएगा और जितने हुए प्रे की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन वहीं पे इन्होंने बोला कि अगर प्रीडेटर नहीं रहा तो प्रे की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत तेज़ी से राइज करेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह जो इकोसिस्टम होगा वो अनस्टेबल या इनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज, एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया है, व्हेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कोई भी एक्सोटिक स्पीशीज है हमने ले आया और कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में ले जाते डाल दिया तो इट बिकम इनवेसिव, ये गायब हो जा। सबसे पहले क्या हुआ हो जा, ये बहुत तेज़ी से अपने आप तो स्प्रेड की होंगी और बाद में क्या हो जाता है, इन्वेडेड, मतलब गायब हो जाए होंगे, ये गायब हो जाए होंगे, ठीक है, गायब हो जाए होंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, ठीक है। डी, अब इन्होंने सबसे पहले बोला पिटलीपियर कैक्टस, इन्होंने सबसे एग्जांपल दिया डी पिटलीपियर कैक्टस की बात है, जो कि इंट्रोड्यूस यहाँ पे थी ऑस्ट्रेलिया में, कब 1920 में। तो ये हैवॉट मतलब इतनी तेज़ी से, इतनी दहाड़ मार के स्प्रेड हुए, बहुत तेज़ी से दहाड़ मारते स्प्रेड हुए और मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल जाए। फाइनली हमें इनके कंट्रोलर तो डालना पड़ा जिसे हम बोलते हैं मौत, नहीं समझ में आया, नहीं। जब भी किसी एक्सोटिक स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करवा दें तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में उनका कोई नेचुरल प्रीडेटर ना हो, तो वे अपने नंबर को बढ़ाएंगे और आपस में ही कंप्लीट करते इनवेसिव मतलब गायब हो जाएंगे।
इसी सेम यही सेम हादसा किसके साथ हुआ? पिथलिपियस सैटिस। पिथलिपियस सैटिस तो जब हम इंट्रोड्यूस करवा दिए ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1920 में, तो इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, तो ये स्प्रेड किए जैसे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर। फाइनली हमें पिथलिपियस सैटिस को कंट्रोलर तो डालना पड़ा जो कि मौत होता है, ठीक है। तब जाते ये सैटिस की पॉपुलेशन कंट्रोल में आई, ठीक है। ये तो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन मैं बहुत हल्के में चलते दे रहा हूँ भाई, प्लीज़ यार समझो, ठीक है। बोले व्हेन अ सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया इट बिकम इन्वेसिव start spreading fast because the invasive land does not have natural predator। इन्होंने बोला कि जब भी कोई भी एक्सोटिक स्पीशीज की बात है, जब भी कोई एक्सोटिक स्पीशीज किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में हम ले जाते डाल देते हैं तो ये इन्वेसिव हो जाते हैं, ये गायब कर देते हैं। स्टार्ट स्प्रेडिंग, सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये अपने बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं। और बिकॉज ये क्यों स्प्रेड होते हैं? क्योंकि इनके पास कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता, इन्हें कोई डरवाने वाला नहीं होता, इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता। इसकी वजह से इनके पिथलिपियस सैटिस, आप इसका एग्जाम्पल दिए हैं पिथलिपियस सैटिस, जो कि हम इंट्रोड्यूस करवा दिए थे ऑस्ट्रेलिया में इन 1920 में, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाए, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल जाए और फाइनली ये इन्वेसिव मतलब गायब हो जाए, क्योंकि इनका कोई कंट्रोलर नहीं था। वॉट अंडर द कंट्रोल ओनली आफ्टर सैटिस फीडिंग प्रीडेटर आर मौत। जब हम सैटिस फीड मतलब सैटिस तो खाने वाला प्रीडेटर तो जब हम इंट्रोड्यूस करवाए कौन होता? मौत। तब जाती इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो कंट्रोल में आई, ठीक है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो होते हैं अडॉप्ट इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर हो जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ तो मैं, ठीक है। टू रेगुलेट prey population predator also help in a maintaining of the species diversity in a community। बोला है predator जो होते हैं ये prey की population को कंट्रोल करते हैं। predator also help in a maintaining species diversity in a community। predator ही होते हैं जो कि prey की population को कंट्रोल में रखते हैं, इनकी species diversity community में कंट्रोल करते हैं, मेंटेन रखते हैं by the reducing the intensity of competition। कैसे? क्योंकि prey की population जब बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या करते हैं? प्रीडेटर्स क्या करते हैं? इन प्रीडेटर क्या करते हैं? प्रे की स्पीशीज तो खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंपटीशन होता है प्रे के बीच में वो कम हो जाता है। रिड्यूसिंग दी इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी रिड्यूज हो जाती है, जिसके जरिए कंपटीशन से रिड्यूज हो जाती है, ठीक है। कंपटीशन प्रे स्पीशीज, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया इन दी रॉकी इंटरटाइडल, यहाँ पे क्या हो जाते हैं? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट लैंड के पास यहाँ पे जो प्रीडेटर होता है उसका नाम होता है स्टारफिश, पितास्टर हो जाता है, ठीक है। और जो प्रे होता है ये हो जाता है इनवर्टिब्रेट मोलस्क। बोले एक एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने बोला कि सारे प्रीडेटर जो थी, प्रीडेटर का नाम स्टारफिश होता है, प्रीडेटर का नाम स्टारफिश, इन्हें हटा दिया जाए। बोले हैं कि एक बार के लिए मान लो चल प्रीडेटर तो हटा देते हैं, तो वहाँ पे क्या नाम है, जो क्या नाम है मॉल्युस्क स्पीशीज, इनवर्टिब्रेट का स्पीशीज मॉल्युस्क होता है, वो इतनी तेज से ग्रो हुए जिसकी वजह से आपस में कंपटीशन करने लगे और मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ वेरी ईयर बिकॉज ऑफ द इंटर स्पीशीज कंपटीशन। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, प्रीडेटर इज वेरी इफिशिएंट, कुशल होते हैं, होशियार होते हैं, ये ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं इस प्रे स्पीशीज। ये जानते हैं अगर मैं प्रे की स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट किया, अत्यधिक भोजन किया जिसका प्रे की स्पीशीज तो देन इट प्रे माइट बिकम। बोला है इसकी वजह से अगर मैं प्रे की स्पीशीज को ज़्यादा खाया, मतलब हद से ज़्यादा खा लिया, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, जिसकी वजह से इस समय पे प्रे की स्पीशीज विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें भी भूख से मरना पड़ जाएगा। प्रेडेटर
प्रेडेटर भूख से मर जाएगा, क्योंकि प्रे की पॉपुलेशन होगी नहीं उस समय, प्रेडेटर भी भूख से मर जाएगा और एक समय आ जाएगा, एक समय ऐसा भी आ जाएगा प्रेडेटर भी विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फूड। देयर इज अ मेनी रीजन, देयर आर द रीजन वेयर द प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। इसी वजह से प्रेडेटर जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। ये प्रे स्पीसीज इवॉल्व ऑफ द वेरियस डिफरेंट। बोले भगवान ने, जैसे हम लोग तो 2 हाथ दिए 2 पैर दिए हैं, अपने बचाव के लिए हम लोग भाग जाते हैं, इधर भाग जाते हैं उधर भाग जाते हैं, छत के नीचे भाग जाते हैं, जब आधी तूफान आ जाता है तो खुले एरिया में भाग जाते हैं, भूकंप आ जाता है तो खुले एरिया में भाग जाते हैं। तो लेकिन प्लांट के पास क्या है, प्लांट तो इधर उधर नहीं भाग पाता, इसलिए भगवान ने उनके तो एडाप्टेशन दिए हैं, बचाव करने के लिए तो डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। तो इन्होंने बोला कि प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व, बोले प्रे स्पीसीज के पास भी कुछ न कुछ अपने बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम दिए हैं भगवान ने, ठीक है। जिससे प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे स्पीसीज तो कुछ न कुछ अपने बचाव के लिए भगवान ने कुछ न कुछ चीज़ दिए हुए हैं। अब बोले कुछ स्पीसीज होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हो जाए या फ्रॉड हो जाए, ये अपने कलर तो चेंज कर जाते हैं, जैसे कि जब इनका भी कभी भी एनमी मतलब इसका क्या नाम है, इससे एनमी आ जाते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देता है, इसे हम बोलते हैं कैमोफ्लाज, जिसकी वजह से जो इनका विरोधी दल होते हैं, जो इनके क्या नाम है दुश्मन होते हैं, इन्हें पहचान नहीं पाते हैं, जो इनके प्रेडेटर होते हैं इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, देयरफॉर अवॉइड बाय द प्रेडेटर। जैसे कि एग्जांपल ये मोनार्च बटरफ्लाई की बात कर दिया, तो जब ये कैटरपिलर स्टेज में होती हैं तो ये पॉइजनस बीड खा लेते हैं, जिसका नाम होता है टेलियोट्रॉपिस। तो ये पॉइजनस बीड जो हो जाता है इनके पेट में आ जाता है, और जब ये कैटरपिलर मोनार्च बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कोई इंसेक्ट इन मोनार्च बटरफ्लाई को खा लेता है तो वो इंसेक्ट मर जाता है। तो बोले सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिजास्टरफुल टू प्रेडेटर। बोलते हैं मोनार्च बटरफ्लाई जो थी बहुत भयानक होता है प्रेडेटर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पेट में एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जो कि टेलियोट्रॉपिक बीट से खाने से होते हैं, ठीक है। इंटरस्टेंटली द बटरफ्लाई एक्वायर दी, बोले जो बटरफ्लाई तो एक्वायर करेगा, मतलब जो भी इंसेक्ट इस बटरफ्लाई तो एक्वायर करेगा मतलब खा लेगा, वो मर जाएगा। बोले ड्यूरिंग इट कैटरपिलर स्टेज बाय डिफीटेड ऑन द पॉइजनस बीट, ठीक है। अब उसके बाद बोले फॉर प्लांट की बात कर दी जाए। फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? प्रेडेटर। नियरली 25% जो होते हैं ऑल इंसेक्ट आर नोन एज द फाइटोफैगस। बोले नियरली 25% ऑल इंसेक्ट क्या खाते हैं? फाइटोफैगस, मतलब प्लांट पे ईटिंग करते हैं। द प्रॉब्लम इज अ पार्टिकुलरली सर्व एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। बिकॉज अनलाइक एनिमल की तरह, जैसे हम लोग की तरह इधर उधर नहीं भाग पाते, बोले हैं कि द प्रॉब्लम इज अ पार्टिकुलर सर्व ऑफ द प्लांट। बोले हैं ये प्रॉब्लम तो प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अनलाइक एनिमल मतलब एनिमल की तरह प्लांट इधर उधर भाग नहीं पाएंगे। कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर। अपने प्रेडेटर, अगर मान लो शेर आ जाए तो एनिमल क्या करता है? सबसे पहले ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? अपने बचाव के लिए भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, कहीं सेफ स्थान पे जाएगा। लेकिन प्लांट का क्या? प्लांट तो इधर उधर भाग ही नहीं सकते हैं, तो प्लांट के पास भी कुछ न कुछ अपने बचाव के लिए मैकेनिज्म दिया गया है। वैरायटी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफरेंस। भगवान ने इन्हें भी कुछ अपने बचाव के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ एडाप्टेशन दिए हैं। बोले जैसे कि थॉर्न मतलब टाटा हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल एक्सेसिया कैक्टस हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। मिनी प्लांट प्रोड्यूस स्टोर केमिकल। मिनी प्लांट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं केमिकल, जो कि हर्बीवोर तो क्या कर देता है? बीमार कर देता है जब वो खाते हैं। बोले तो प्लांट तो क्या नाम है? एक केमिकल, जैसे कि हम बात है टेलियोट्रॉपिक, जो मदार का पेड़ होता है उसमें क्या नाम है एक केमिकल बनता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जब कोई भी गाय बछड़ी उसे चलती है तो उसके अंदर वो क्या नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड चला जाता है और ये पैरालिसिस कर देता है, या तुम बोल सकते हो तो उसकी फीडिंग की इफिशियंसी तो इनहिबिट कर देता है और डाइजेशन तो डिस्टर्ब कर देता और इससे रिप्रोडक्शन तो भी डिस्टर्ब करता था, और तभी वो ऑर्गेनिज्म भी मर भी जाता है। यू मस्ट हैव बीन सीन दी विद टेलियोट्रॉपिक। टेलियोट्रॉपिक का मतलब मदार हो जाता है। टेलियोट्रॉपिक बोले मदार होता है।
जो कि तभी भी तुम अपने क्या नाम है फील्ड में क्या नाम है उड़े हुए देखोगे तो दी प्लांट प्रोड्यूस एक हाईली पॉइजनस केमिकल निकालता है। जिस केमिकल का नाम होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, जो साइट हो जाएगा व्हिच नेवर सी एनी कैटल रोड ब्राउजिंग इन दिस प्लांट। बोला कि इस प्लांट तो तभी भी तुम गाय बकरी तो चलते हुए नहीं देते हो। दी वाइड वैरायटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस दैट बी स्टेप फ्रॉम द प्लांट आर कॉमर्शियल स्टोर। भगवान ने प्लांट को अपने बचाव के लिए तो केमिकल एडाप्टेशन दिए थे जो कि अपने बचाव के लिए, लेकिन एनिमल ने उस प्लांट को क्या करना था, उस प्लांट के केमिकल तो जैसे कि निकोटीन हो जाए, जैसे कि कैफीन हो जाए, ट्यूनिन हो जाए, स्ट्राइनिन हो जाए, अफीम हो जाए, ह्यूमन बीइंग ने किया कि इन सारे केमिकल को निकालना शुरू कर दिया और कॉमर्शियल स्केल पे बेचने लग गए। आर द प्रोडक्ट ऑफ द एक्चुअली डिफरेंट एजेनिन ऑफ द रेजर एंड ब्राउजर। जो कि प्लांट को टेस्ट लिए दिया जाता अपने बचाव के लिए दिया जाता डिफरेंट एजेंटी रेजर और ब्राउजर, ठीक है, जो चढ़ने वाले होते हैं उनसे बचाव करने के लिए दिया गया था। अब कंपटीशन की बात है। कंपटीशन बोला डी डार्विन स्पोर्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। बोले कंपटीशन में सबसे पहले इन्होंने बोला कि डार्विन क्या बोले थे कि जो अपने एग्जिस्टेंस में स्ट्रगल रहेगा वही उसी तो नेचर फिट समझे जी, उसी तो नेचर सर्वाइव, उसी तो नेचर सेलेक्ट करेगी और वही क्या नाम है नेचर में सर्वाइव करेगा। तो डार्विन क्या बोले थे, जो स्ट्रगल रहेगा, जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा वो नेचर में उतना ज़्यादा फिट बैठेगा, उसे नेचर उतना ज़्यादा सेलेक्ट करेगी, वो उतने ज़्यादा नेचर में सर्वाइव कर पाएगा। ही वॉज कॉन्सीड द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। बोल रहे हैं कि ये जो कंपटीशन होता है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन एन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इट इज जनरली बिलीव दैट द कंपटीशन अदर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पेस कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स। बोल रहे हैं जब कभी भी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपीट करते हैं चिचली फॉर अ सेम रिसोर्स। जैसे कि बात करिए 100 बच्चे और 50 क्या नाम है मेटल सीड। अब रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड भाई अब जाहिर बात है मेडिकल वाले ही इस क्या नाम है मेडिकल जो क्या नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही लिए होंगे, वो क्या नाम है वो कंप्लीट करने किसके लिए मेटल की सीट तो पाने के लिए, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंप्लीट करते हैं फॉर अ सेम रिसोर्स देयर आर दी लिमिटेड। जो कि वो कम होता है। अरे भैया मेटल कॉलेज की जो सीट होती है वो कम होती है और सारे के सारे एस्पिरेंट होते हैं वो कंप्लीट करते हैं एक दूसरे से, बट देयर इज अ नॉट एंटायरली ट्रू। बट ये पूरी तरीके सत्य नहीं होता है। मतलब इन्होंने बोला कि जो सब लोग बोलते हैं कि भैया अदर स्पीशीज लिमिटेड हो, अदर रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तभी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है। मतलब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करते हैं फॉर अ सेम रिसोर्स। ये पूरी तरीके से बात नहीं सही है। बोला है टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी कंपीट करते हैं फॉर अ सेम रिसोर्स। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि साउथ अमेरिका में एक लैच है जहाँ पे बात है फ्लेमिंगो बर्ड और रेजिडेंशियल फिशेज कंपीट करती हैं। मतलब रेजिडेंशियल फिशेज अगर बात कर दिया यहाँ पे दे दो, ठीक है, एक मिनट हो जाओ, हाँ ठीक है, ये फ्लेमिंगो बर्ड हो जाएंगे, ये रेजिडेंशियल फिश हो जाए जी। एक मिनट हो जाओ, ठीक है। ये फ्लेमिंगो बर्ड मैंने बोला था, ये फ्लेमिंगो बर्ड और ये रेजिडेंशियल फिशेज कंपीट करते हैं चलिए ये जो फ्लेमिंगो बर्ड हो जाएगा, ये जो एक मिनट हो जाओ, जो ये फ्लेमिंगो बर्ड हो जाएगा और फिशेज हो जाएंगे यहाँ पे कंपीट करेंगे किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए। ये दोनों कंपटीशन करते हैं, ये सारे लोग कंपटीशन करते हैं किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए। ये क्या होता है जू प्लैंकटन, ये क्या होता है जू प्लैंकटन।
प्लैंकटन। तो सारे थे सारे, अरे एक मिनट रुक जा भाई, ये कैसे मैं हटाऊं, ये कैसे हटाऊं, लो भैया तुम पहले हटो, ठीक है। अब तुम आ जाओ इधर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बोला है ऐसा है कि ये जो फ्लेमिंगो बर्ड होती हैं और ये जो क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल फिशेस होते हैं, ये एक क्या नाम है, ये जू प्लैंकटन होते हैं। ये क्या होते हैं, जू प्लैंकटन होते हैं। ये क्या होते हैं, जू प्लैंकटन होते हैं। ये क्या होता है, जू प्लैंकटन होता है। ये क्या होता है, जू प्लैंकटन होता है। ये क्या होता है, जू प्लैंकटन। इनसे कंप्लीट होता है। ये फिशेस इस जू प्लैंकटन को खाना चाहती है, ये फ्लेमिंगो इन जू प्लैंकटन को खाना चाहती है। एक मिनट रुको, पहले हटो हटो हटो, ठीक है। तो तुम समझो यार ये बात, ये जो फ्लेमिंगो बर्ड होते हैं ये जू प्लैंकटन को खाना चाहती हैं, और ये जो फिशेस होते हैं, जो ये फिशेस होते हैं, ये जू प्लैंकटन को खाना चाहती हैं। तो मतलब तुम समझो, ये बात समझ में आ जाए कि ये जो पानी के अंदर फिशेस होते हैं, इनका अपने में ही कंपटीशन नहीं होता, अनरिलेटेड स्पीशीज भी इस एक जू प्लैंकटन के लिए कंपटीशन करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं। तो बोले हैं फ्लेमिंगो बर्ड और रेजिडेंशियल फिशेस कंपीट करती हैं, देयर आर कॉमन फूड, जिसका नाम होता है जू प्लैंकटन, ठीक है। सेकेंडरली रिसोर्स आर नॉट लिमिटेड, बोल रहे हैं एक बात के लिए मान लो कि रिसोर्स नहीं भी लिमिटेड है, मतलब रिसोर्स नॉट टू बी लिमिटेड, रिसोर्स नॉट टू बी लिमिटेड फॉर द कंपटीशन टू अदर, बोले तब भी कंपटीशन हो जा, ठीक है, तब भी कंपटीशन हो जा। द इंटरफेरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट टू बी रिप्रोड्यूस, बोले ऐसा है कि भैया अगर मान लो लेट सपोज कि रिसोर्स नहीं भी लिमिटेड होती है, रिसोर्स जो होता है वो नहीं भी लिमिटेड होती हैं, तब भी कंपटीशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि दूसरी स्पीशीज जब आते इंटरफेयर कर देती है, दूसरी स्पीशीज आते इंटरफेयर कर देती है, तब पहली स्पीशीज की बात कर दिया तो वो इफिशियंसी होती है, जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है, वो फीडिंग इफिशियंसी हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाएगा, भाई, ठीक है। अब एक बार फिर से बोले डी फीडिंग इफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज, बोले डी फीडिंग इफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज विल बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द एन इनहिबिटरी प्रेजेंट ऑफ द अदर स्पीशीज, बोले हैं कि अगर मान लो रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड भी हो जाए, लेकिन बात है डी फीडिंग इफिशिएंसी कम हो जाती है इस स्पीशीज की, क्योंकि रिड्यूस हो जाए ड्यू टू इंटरफेयर, मतलब दूसरे स्पीशीज का इंटरफेरेंस करने की वजह से, जो क्या नाम है स्पीशीज होती है, जो पहले स्पीशीज होती है वो रिड्यूस कर जाते हैं, उनकी इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, ड्यू टू इंटरफेरेंस कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला इवन इफ रिसोर्स फूड एंड आर मोस्ट एविडेंट, बोला है चाहे अब ये बात अलग हो जाए कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, इसका कोई नहीं फर्क होता है, इसका कोई फर्क नहीं है। अदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन अदर मतलब इंटरफेरेंस कंपटीशन देखने को मिल जाए, इंटरफेरेंस कंपटीशन का देखने का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा वाला तुम्हारे खाने पे आँख डाला हुआ है तो तुम्हारी इफिशियंसी कम हो जाएगी। बोला है जब इंटरफेरेंस, कभी भी कंपटीशन में इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए तो फीडिंग इफिशियंसी एक स्पीशीज की कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरा स्पीशीज इंटरफेयर कर देगा, जिसकी वजह से अब ये बात अलग है कि अदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो भी तुम्हारा जो क्या नाम है इफिशियंसी हो जाएगा वो कम हो जाएगा। कंपटीशन एक बढ़िया तरीके से डिफाइन कैसे किया गया है, बोले हैं तभी भी किसी भी, मतलब इन्होंने बोला तभी भी एक स्पीशीज की वजह से अपनी फिटनेस में कम हो जाए, मतलब बोले हैं तभी भी दूसरे स्पीशीज की वजह से जब भी अपनी फिटनेस कम हो जाए,
तब इसे हम बोल रहे हैं कंपटीशन। तो बोल रहे हैं कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड, कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड, कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड, कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड is a process in which the fitness of one species is significantly lower, कम हो जाए in the presence of the another species। बोल रहे हैं कि competition is the best defined as the process in which पहली स्पीसीज की फिटनेस कम हो जाए किससे प्रेजेंट में, दूसरे स्पीसीज से। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज। अब जॉर्ज और उनके प्रिंसिपल क्या बोले एक्सपेरिमेंटल क्या बोल रहे हैं, इथोलॉजी डिस्ट व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बोले जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहा तो आपस में कंपटीशन हो रहा कंपटीटिवली, और जो सुपीरियर स्पीसीज होंगे वो इंफीरियर स्पीसीज के लिए हमेशा के लिए इवेंचुअली का मतलब हमेशा के लिए एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। बट एविडेंट फॉर द ईच कम्पिटिटिव एक्सक्लूशन अथरिन इन नेचर नॉट ऑलवेज इन अ कंक्लूसिव। बोले हैं कि ये जो एविडेंस है ये हमेशा सत्य देखने को नहीं मिला है। कंपटीशन एक्सक्लूसिवली अथरिन इन नेचर। बोला है कि भैया हमें क्या नाम है, ये पूरी तरीके से सत्यता हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। बोले स्ट्रॉन्ग एंड प्रेसिसिव certain instances evident that does exist, however in some cases the abandoned tortoise in Galapagos Island become extinct when a decade after a root was introduced into the Iceland। बोला कि जब हम आइसलैंड में हम रूट को इंट्रोड्यूस किए तो हमने क्या देखा कि जो गैलापागोस आइसलैंड थे वहाँ पे टॉर्टॉइज जो हो रहे ये विलुप्त हो रहे, ये एक्सटिंक्ट हो रहे कैसे। अरे भैया जोड़ की बात है, ये क्या है बतरी जोट है। अब ये क्या है, घास है, ये पूरा घास है। बोला कि यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, तो ये टॉर्टॉइज है। बोला ये इतनी तेज़ी से घास चरना शुरू किए, ये बतरियाँ इतनी तेज़ी से घास चरना शुरू किए कि ये टॉर्टॉइज तो भी चर गए। तो इसकी वजह से टॉर्टॉइज इस समय के बाद विलुप्त हो गया। तो इन्होंने बोला एबेंडन टॉर्टॉइज इन अ गैलापागोस आइसलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड। एक ही डिकेड में ये क्या नाम है, टॉर्टॉइज विलुप्त हो रहे तब जब आफ्टर ड्रूट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन दी आइसलैंड, जब आइसलैंड में हमने ड्रूट इंट्रोड्यूस करवा दिया। एफिनेटली ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ दी ड्रूट। क्यों, क्योंकि जो एफिशिएंसी है किसका, ब्राउजिंग एफिशिएंसी मतलब चरने की एफिशिएंसी ड्रूट की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अनदर एविडेंस फॉर द अथरेंस ऑफ द कंपटीशन इन नेचर कम्स व्हाट इज द कम्पिटिटिव रिलीज। बोले हैं कि अब दूसरी बात बोले हैं कि अनदर एविडेंस फॉर द इट अथरेंस ऑफ द कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम कम्पिटिटिव रिलीज। बोले हैं ए स्पीसीज व्हिच इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रेस्ट्रिक्शन टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज फाउंड टू द स्पेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रामेटिक व्हेन द कंपटीशन इज बोल क्या रहे हैं। बोले ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड, तो ये स्पीसीज है वो बहुत रेस्ट्रिक्शन एरिया स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रहता है क्योंकि प्रेजेंट ऑफ द कम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज फाउंड टू स्पेंड। बोले हैं कि जो यहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज होंगे, ये इंफीरियर स्पीसीज तो रहने ही नहीं देंगे, उस रीजन में रहने ही नहीं देंगे। बोले एन अदर एविडेंस, बोले दूसरा एविडेंस क्या होता है, एन अदर एविडेंस फॉर द अथरेंस ऑफ द कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम इट आर कम्पिटिटिव रिलीज। क्या होता है कम्पिटिटिव रिलीज, क्या होता है जब एक स्पीसीज कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रहता है क्योंकि प्रेजेंट ऑफ द कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। बोला है कि भैया जब भी कोई स्पीसीज एक डिस्ट्रीब्यूशनल या रेस्ट्रिक्टेड एरिया में स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में इसलिए रहती है क्योंकि इनकी सुपीरियर स्पीसीज या डोमिनेंट स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि ये क्या नाम है इंफीरियर स्पीसीज तो
विद्रोह होने ही नहीं देते हैं। जैसे कि बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई तो मतलब छोटे भाई का जो क्या नाम है दबदबा होता है, बड़े भाई का जो दबदबा होता है वो कम नहीं होने जाता, हमेशा छोटे भाई पे दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। बोले एक स्पीसीज है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रहता है, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ अ कम्पिटिटिवली सुपीरियर, क्योंकि वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इट इज अ फाउंड टू स्पेंड इन अ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ये अपना एक क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में, ये बड़े रेंज में रहते हैं। ठीक है, डायमेट्रिकली व्हेन द कंपटीशन स्पीसीज इज अ एक्सपेरिमेंट रिमूव। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ टर्नल एलिजेंट फिल्म फील्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या होता है, रॉटी इंटरटाइडल स्पीसीज, रॉटी इंटरटाइडल स्पीसीज। अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टर्नल एलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट थ्रू रॉटी सी कोस्ट ऑफ द द लार्ज एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर बैरेनिटल। बैरेनिटल क्या होते हैं, बैरेनिटल सुपीरियर स्पीसीज थे। ठीक है, ये क्या थी, ये चैथा मिलॉस, तो ये क्या नाम है उस जोन थे, मतलब ये बोला है कि भैया ऐसा है टर्नल एलिजेंट और एक्सपेरिमेंट शो दी रॉटी सी कोस्ट ऑफ द स्टोडल, मतलब जब क्या नाम है नदी का पानी समुद्र से मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्रूट लैंड। मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या नाम है नदी का पानी समुद्र से मिलने वाला रीजन तो बोलते हैं क्या नाम है रॉटी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड, जो वहाँ पे लार्जर कम्पिटिटिव सुपीरियर टोन होते हैं बैरेनिटल, जो कि ये क्या नाम है डोमिनेट करते थे उस रीजन में। ये क्या करते थे, ये एक्सक्लूड मतलब हटा देते थे स्मॉलर बैरेनिटल। बोले हैं कि भैया ये स्मॉलर बैरेनिटल जैसे कि एग्जाम्पल दिया चैथा मेलस, तो ये उस जोन से हटा देते थे। इन जनरल हर्बीवोर्स प्लांट अपियर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड। बोले हैं कि इन जनरल बात दिया तो हर्बीवोर्स बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं जिससे इन्वायरमेंट से बाय द कंपटीशन देन दी कार्निवोर। बोले हैं कि भैया हर्बीवोर्स बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं कंपटीशन से एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। अब बोल चाह रहे हैं कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोल रहे हैं जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए वो साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं इंडेफिनेटली दी कम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेट। बोला है कि ये जो सुपीरियर स्पीसीज होंगे ये कम्पीट करते इंफीरियर स्पीसीज तो क्या चलते थे एलिमिनेट कर देते हमेशा के लिए, इवेंचुअली मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इट मे बी ट्रू, ये बात सच्चाई है, रिसोर्स आर लिमिटेड, जाहिर सी बात है रिसोर्स लिमिटेड है तभी ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रहा है, नॉट अदरवाइज इसकी वजह से नहीं। मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट दिस ड्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कम्पटिशन। बोला है कि अभी मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ बट रिसेंट स्टडी में क्या देखा गया कि जो बता रहे हैं जॉस प्रिंसिपल ये सपोर्ट करते हुए नहीं देखा गया, ये स्टेटमेंट नहीं देखा गया कि जो सुपीरियर स्पीसीज होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं इंफीरियर स्पीसीज। मतलब साहब मतलब कहना क्या चाहते हो, बोला है कि while they do not rule out the extent of the interspecies competition in air, they point out these species facing competition might evolve mechanism that they promote coexistence rather than the exclusion। बोल रहे हैं कि भैया मान लो लड्डी सपोज ये पत्ती है, ये पेड़ है, पेड़ में 5 डाल है, यहाँ पे जो चिड़ियाँ रहती है, यहाँ पे मान लो लड्डी सपोज ये जो चिड़ियाँ रहती हैं, एक मिनट हो जाओ, ये जो चिड़ियाँ रहती हैं, अरे बाबा ये चिड़िया तो नहीं देता। वो ना ये जो चिड़िया होती हैं ये अपना समय ही बदल देती हैं, मतलब एक बार एक इस पे बैठेंगी, एक इस पे बैठेंगी, एक इस पे बैठेंगी, एक इस पे बैठेंगी, ठीक है, एक इस पे बैठेंगी, एक इस पे बैठेंगी, फिर उसके बाद एक इस पे बैठेंगी,
इस पे बैठेंगी। अब देखो पांच अलग अलग चिड़िया पांच अलग अलग डाल पे बैठ गए, जिसकी वजह से जो कंपटीशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। मान लो लेट सपोज ये भी हटा दो तो 3 चिड़िया अदर, मान लो लेट सपोज कुछ और भी चिड़िया होंगी। लेट सपोज मैं 2 चिड़िया और बना देता हूँ, यहाँ पे 2 चिड़िया और होंगी। तो जब ये क्या नाम है ये था पीछे मान लेट सपोज 4:30 से 5:30 ये लोग क्या नाम है सुबह आए, ये क्या नाम है अनाज खाते चले जाए। अब 5:30 से 6:30 बजे ये वाली चिड़िया आते चुजेंगी मतलब खाएंगी, ठीक है, खाना खाएंगे, ठीक है। क्या नाम है यहाँ पे क्या नाम है सीटो क्या नाम है खाना खाएंगे, ठीक है, खाना खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये अपने खाने के पैटर्न तो चेंज कर लिए, कंपटीशन तो हटाने के लिए ये अपने क्या नाम है खाने के पैटर्न तो चेंज कर लिए। इसे तो हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशन। बोले इफ 2 स्पीशीज compete करते फॉर द सेम रिसोर्स, अवॉइड कंपटीशन तो अवॉइड करने के लिए ये अपने टाइम तो बदल देते हैं, अपने खाने के पैटर्न तो बदल देते हैं। ये चीज़ किसने बताया, मैथ ऑथर ने बताया, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशन बोलते हैं। 5 क्लोजली रिलेटेड पेड़ जो कि सेम ट्री पे रहते हैं, कंपटीशन तो अवॉइड करने के लिए ये अपने क्या नाम है बिहेवियर तो चेंज कर लिए फॉर एन एक्टिविटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले हम आ जाए टोमेंसलिज्म की बात है तो एक का फायदा दूसरे का कुछ भी नहीं नुकसान होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। देयर इज ठीक है, दिस इज अ इंटरेस्टिंग इन विच वन स्पीशीज इज अ बेनिफिट एंड अदर इज अ हार्म और नॉट बेनिफिट। बोले ये वो इंटरेस्टिंग होता है जिसमें एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है, दूसरे का फर्क भी नहीं पड़ता, ना ही बेनिफिट ना ही हार्म होता है। बोले एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एन एपिफाइट ऑन अ मैंग्रोव ब्रांच। बोले हैं कि बात चल रही है कि जो मैंग्रोव प्लांट होता है वो ऑर्चिड ग्रो चल जाता है ऑन अ मैंग्रोव ब्रांच। तो मैंग्रोव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्चिड का फ़ायदा हो जाता है, ये ग्रो कर लेता है और इससे क्या नाम है न्यूट्रिशन ले लेता है मैंग्रोव पे। लेकिन मैंग्रोव तो ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता चल मैंने, ठीक है। तो एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंग्रोव ब्रांच। दूसरा एग्जाम्पल दिया ब्रेनेटल्स ग्रोइंग ऑन द बैट ऑफ व्हेल ऑफ द बेनिफिट। जैसे कि बोल रहे हैं कि भैया ऐसा ये जो ब्रेनेटल्स होते हैं ये व्हेल के पीठ पे बैठ जाते हैं और उन्हीं वो जो क्या नाम है ठाए रहते हैं छोटे क्या नाम है मान तो मछलियाँ तो ठाए रहते हैं, तो जो ये उजलते हैं तो इसमें से क्या नाम है ये ब्रेनेटल क्या करता है उन्हीं तो खा लेता है। इसमें क्या होता है ब्रेनेटल का फ़ायदा हो जाता है और व्हेल का तो कोई मतलब ही नहीं था, उसका ना फ़ायदा होता है ना तो ही घाटा होता है, ना तो ही फ़ायदा होता है ना तो ही घाटा हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि भैया जो मैंग्रोव ट्री हो रहा और जो ये व्हेल होता है इन्हें वेल नाइदर दी बेनिफिट नाइदर दी एनी हार्म। बोले वाइल नाइदर दी मैंग्रोव ट्री नॉर व्हेल, इन दोनों तो कोई भी बेनिफिट देखने तो नहीं मिले हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल टर्टल इरिटेट और ग्रेजिंग टर्टल। जब भी जाए आए तुम देते हो क्या नाम है अपने खेतों में तो अपने क्या नाम है अपने सर तो हिलाते रहते हैं, जो जब ये बड़ी घासें में क्या नाम है अपना सर डालते क्या नाम है सीन से हिलाते रहते हैं, अपने सीन से हिलाते हैं। उसकी वजह से क्या नाम है जो छोटे इंसेक्ट होते हैं ये बाहर आने लगते हैं जो कि एडरेट होते हैं। ये क्या नाम है ये जाते खा लेते हैं, ये छोटे इंसेक्ट छोटे मच्छियों छोटे कीड़ों तो खा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें टर्टल एडरेट का फ़ायदा हो जाता है और जो क्या नाम है ग्रेजिंग टर्टल मतलब जो घास खाने वाली टर्टल होती है उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों क्लोज एसोसिएशन होता है। एट द साइड ऑफ द यू मस्ट लाइकली कैच इफ़ यू लाइव इन अ फार्म रूरल एरिया। तुमने अगर ये कहीं पे भी देहात एरिया में गए होते, रूरल एरिया मतलब देहात एरिया गाँव में तुम गए हो जाए तो ये चीज़ तुमने देखा हो जाओ, तुमने ये चीज़ समझ में आया हो जाए तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टोमेंसलिज्म। डी एट द रेट ऑलवेज फॉर द क्लोज टू वेल द टर्टल आर द डेजिंग। बोले जो एट द रेट होते हैं ये हमेशा टर्टल के आसपास ही होते हैं क्लोज होते हैं,
क्योंकि जब ये टर्टल अपना सिर हिलाता है इसकी वजह से छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटी मक्खियाँ बाहर आते हैं। तो टर्टल जो कि क्लोज हो जाते हैं, जो एग्जरेट होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं टर्टल से, क्योंकि बिकॉज दी टर्टल एज मूव, बोले जैसे टर्टल आगे बढ़ता है, जो गाय भैंस होती हैं वो आगे बढ़ती हैं तो अपना सर तो हिलाते हैं। स्टेयर अप मतलब जो होता है, ये सीन जो होता है ये ऊपर नीचे चलते हैं, जिसकी वजह से कुछ फ्लैश आउट मतलब इंसेक्ट जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एरेजेट होते हैं ये खाने को मिल जाता है और इस टर्टल का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। डेट अदरवाइज might to be difficult for the adult to find a catch. An example of the Tomencelism is the interaction between sea anemone of the astringent tentacle and the clownfish of the living among them. The fish get protection and predator which stay away from the astringent tentacle. ठीक है, sea anemone does not appear derive any clownfish। बोला है कि भैया अब जैसे sea anemone और clownfish का फायदा हो जाता है, sea anemone तो घंटा चुनना पड़ता, क्योंकि sea anemone के टेंटिकल पे astringent सेल पाए जाते हैं, उनके टेंटिकल पे ये क्लाउनफिश चढ़ जाता है और उनके क्या नाम है न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो इसकी वजह से सी एनिमोन को तो फ़ायदा ही नहीं होता है और क्लाउनफिश तो फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमारा टोमेंसलिज्म होता है समाप्त। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पैरासिटिज्म। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? डी इंटरेक्शन। अब इस इंटरेक्शन में क्या होता है? दोनों से दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है लाइकेन हो जाएगा, माइक्रोराइजा हो जाएगा, फिर फॉस्फ हो जाएगा, यूटामॉथ हो जाएगा, एमॉर्फोफिलस हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअलिज्म डी इंटरेक्शन एमन 24 ऑफ द बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ द स्पीशीज, जो कि एक एग्जाम्पल दे रखा है लाइकेन था। लाइकेन क्या होता है? इंटीमेट म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस क्या चलता है? जाहिर सी बात है, फंगस क्या चलता है? फोटोसिंथेसिस चलता है। और फंगस क्या चलता है? फोटोसिंथेसिस नहीं चलता। ये क्या नाम है? रहने का स्थान देता है, फंगस। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट जो भाई। हाँ ठीक है, चलो फिर से बोले लाइटेन की बात करें तो इंटीमेट म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है, दोनों का फायदा होता है, जो कि फंगस और एल्गी के बीच में क्या नाम है रिलेशन होता है। फंगस क्या चलता है बताओ भाई। हाँ, फंगस क्या करता है? क्या नाम है? रिसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट करता है। वहीं पे हम क्या नाम है एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फंगस क्या करता है? रहने का स्थान देता है और फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अरे बाबा कैसे जल्दी मत कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो अब बढ़िया से एक बार फिर से चलते हैं यार, रिदम नहीं बैठ रहा था। ठीक है, लाइकेन की बात करती है, जो कि म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है, दोनों का फायदा होगा। ठीक है, फंगस क्या करता है? ये रहने का स्थान देता है और वहीं पे एल्गी की बात करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते खाना बनाता है। ठीक है, सिमिलरिटी माइक्रोराइजा की बात करती है तो यहाँ पे फंजाई और रूट ऑफ द हायर प्लांट का एसोसिएशन होता है। फंजाई क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो फंजाई का काम क्या होता है? ये क्या नाम है, ये प्लांट से क्या करते हैं? इसेंशियल न्यूट्रिशन और सॉइल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ये फंजाई की मदद लेते हैं और प्लांट क्या करता है? फंजाई जो होता है प्लांट का मदद लेता है और प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है और उस खाने तो कौन यूज करता है? फंजाई। ठीक है, फंजाई यूज करता है। प्लांट इन टर्म प्रोवाइड दी फंजाई विथ एनर्जी एल्डिंग कार्बोहाइड्रेट। बोले प्लांट फंजाई तो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी ईल्ड कार्बोहाइड्रेट कुल मिलाते खाना प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं द मोस्ट स्पेक्ट्रल एंड इवोल्यूशनरीली फैसिनेटिंग एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल
relationship, plant animal relationship. Plant need the help of animal for pollinating the flower and dispersing their seed. एनिमल ऑब्वियसली हैव टू फीड फिश, इसलिए एनिमल क्या करते हैं, फिश पे चलते हैं फॉर द सर्विसेज दैट द प्लांट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। प्लांट ऑफर रिवॉर्ड और फिश बोले हैं, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑफर करते हैं मतलब ऑफर देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इसके बदले में प्लांट ऑफर करते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, फीस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर। बोले हैं कि ऐसा है, पॉलन तो देते हैं मतलब कुल मिला प्लांट ऑफर करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं किसे, पॉलिनेटर तो देते हैं, और ये फीस के रूप में क्या देते थे, पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर। बोला कि पॉलन अपना तो दे ही देते, उसके साथ में पॉलिनेटर तो क्या फ़ायदा होता है, नेक्टर दे देते हैं। जूसी एंड न्यूट्रिशनल फ्रूट, बोला है जूसी और न्यूट्रिशनल फ्रूट दे देते हैं फॉर अ सीड डिस्पर्स, सीड ले जाते छिड़कने के लिए, मतलब दूसरे मतलब एक प्लांट पे क्या नाम है पॉलन उठाए दूसरे प्लांट में जाते छिड़क देते हैं, लेकिन इसके लिए रिवॉर्ड में क्या देते हैं, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट दे देते हैं। बट दी म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर। बोले तो चीटर भी बैठे हुए हैं। एनिमल दैट ट्राई steal nectar without the adding or in a pollination. Now you can see plant animal interaction often involved through evolution of the mutual that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked। बोला है जो क्या नाम है फ्लावर और पॉलिनेटर होते हैं ये टाइटली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिश ट्री। बोला है जो बहुत सारे फिश ट्री में देखा गया है ये एक दोनों मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप विद पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वाट, मतलब एट और एट ही मतलब क्या नाम है फिश जो होते हैं वाट पे ही रिलेशन रखते हैं और वास्प जो होते हैं फिश से ही रिलेशन रखता है, 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स फिश स्पीसीज बी पॉलिनेटेड ओनली बाय द पार्टनर ऑफ द वास्प स्पीसीज, मतलब इन्होंने वही बोला कि इसका मतलब जो होता है जो फिश स्पीसीज होते हैं ये सिर्फ पॉलिनेशन करते हैं बाय द अपने पार्टनर से वास्प स्पीसीज, नो अदर स्पीसीज कोई अदर स्पीसीज से नहीं पॉलिनेशन करते हैं। द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एट ओबी पोजीशन। बोला है जो फीमेल वास्प होता है ये यूज करते फ्रूट नॉट ओनली एट ओबी पोजीशन का मतलब एट लेन होता है साइड, बट यूज द डेवलपमेंट सीड विद इन द फ्रूट एंड द नरिश इट लार्वा। बोला है कि ऐसा है ये ओबी पोजीशन पे ही नहीं पाए जाते हैं, ये बल्कि डेवलपमेंट सीड पे जरूर चलते हैं और विद इन अ फ्रूट फॉर नरिशमेंट करते हैं, वो फ्रूट क्या करते हैं नरिशमेंट करते हैं तीसरा इट लार्वा दी वास्प। इसके बदले में जो वास्प होता है वास्प क्या करता है, वास्प पॉलिनेट दी फिश इन्फ्लोरेसेंस, वास्प क्या करता है पॉलिनेशन करता है, वास्प क्या करता है पॉलिनेट करता है फिर इन्फ्लोरेसेंस, तो वाइल दी सर्चिंग फॉर द सुटेबल एट लेट साइड इन रिटर्न for the favor of the pollination is in the fish offer the wasp some of it developing seed at food from the developing wasp larva। ऑर्चिड की बात है, ऑर्चिड थ्रू अ within diversity of a floral pattern many of which have evolved to attract right pollinator insect जैसे बीज बम्बर्स बीज हो जाता है बीज एंड बम्बर्स बीज टू इंश्योर गारंटी पॉलिनेशन बाई इट। बोले हैं कि ऑर्चिड में क्या होता है, ऑर्चिड में ड्यूलिन डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, मतलब फ्लोरल पैटर्न तो अपने आप तो इवॉल्व कर लेते हैं, अपने आप तो चेंज कर लेते हैं, अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट जैसे कि बीज और बम्बल बीज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं टू इंश्योर गारंटी पॉलिनेशन बाई इट, लेकिन सारे के सारे नॉट ऑल ऑर्चिड ऑफर रिवॉर्ड, सारे के सारे ऑर्चिड ये रिवॉर्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। दी मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ओफ्यूरस की बात कर दिया है तो यहाँ पे सेक्सुअली डिसाइड होता है टू गेट पॉलिनेशन डन बाई दी स्पीसीज ऑफ बीज, क्योंकि ये कैसे चलता है तुल मिलाते वन पेटल, मतलब तुल मिलाते जो ये ऑफ्यूरस होते हैं ये अपने पेटल तो मॉडिफाई कर लेते हैं, ये अपने पेटल तो मॉडिफाई कर देते हैं और कैसा बना लेते हैं ऑर्चिड की तरह बना लेते हैं। रिसेम्बल ऑफ द बोले वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर एंड कैनी रिसेम्बल टू द फीमेल ऑफ द बीज
दिस साइज कलर एंड मार्जिन। बोले हैं कि ये पेटल तो मॉडिफाइड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और ये साइज में, कलर में और मार्जिन में रिसेंबल शो करने लगता है। रिसेंबल का मतलब एकदम हुबहू मैच करने लगते हैं। मेल भी तो क्या लगता है, मेल भी लगता है, ये क्या नाम है, ये टोन क्या होता है, ये टोन है और ये टोन है ऑल्टेट। मेल भी समझता है ये ऑल्टेट है, तब जाते उसे अट्रैक्ट करने लगता है, हालांकि वो ऑल्टेट नहीं होता है। ये तो भैया सेक्सुअल डिसाइड हो जाता है। तो मिलाते ये अपने पेटल तो हुबहू चेंज कर लिए, लेकिन हालांकि वो ऑल्टेट नहीं होता। फीमेल पार्टनर नहीं होते, इसके फीमेल पार्टनर नहीं होते हैं। लेकिन मेल भी क्या होता है, अंधा होता है, वो तो उसे उसी तरीके का पैटर्न देखते ही उसे लगता है कि ये भैया ये मेरी वाली है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। और प्रिसाइब टू अ फीमेल, इसे हम बोलते हैं सूडो चॉपलेशन। ये सही चॉपलेशन नहीं हुआ, ये झूठा चॉपलेशन, ये फॉल्स चॉपलेशन हुआ, ये सही चॉपलेशन नहीं हुआ। वाइल दी बोले विद द फ्लावर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। बोले हैं विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस is dusted with a pollen from the flower when it is the same bee pseudotropulation। और ये क्या नाम है, pseudotropulation शो करती है with the another flower। बोला in transfer pollen to it and thus pollinate the flower। Here you can see how tropulation operate। दी फीमेल बी कलर पैटर्न। बोले जब कभी भी फीमेल बी अपना कलर पैटर्न चेंज करेगी, तब जो ये क्या नाम है, तब ये जो क्या नाम है पेटल हो रहा, ओफियोरस पेटल है हो रहा, वो उसे भी अपने आप तो इवॉल्व करना पड़ेगा। तब आप चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन पॉलिनेशन success will be reduced unless the orchid flower so evolved to maintain the resemble of the petal of the female bee। ठीक है, ये हमारा म्यूचुअलिज्म हो जाता है खत्म। अब हमारा बचता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की बात करिए तो यहाँ पे considered a parasitic mode of the life ensure free loading and of the meal। It is not surprising that the parasitism has evolved in so many taxonomic groups for the plant to higher vertebrate। Many parasites have evolved host species, they can parasite only a single species of the host। ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि ये पैरासाइट भी इवॉल्व कर लेते हैं मिनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप में। मिनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप में प्लांट से लेते हायर वर्टिब्रेट। मिनी पैरासाइटिस हैव इवॉल्व होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ द होस्ट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट और पैरासाइट टेंड टू इवॉल्व दैट इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म। बोले कि होस्ट अपने आप तो इवॉल्व करते हैं स्पेशल मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर देता फॉर अ रिजेक्शन ऑफ द रेस्टेंट टू अ पैरासाइट। तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। बोल क्या रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये बोल रहा क्या रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिस तरीके से इन सच अ वे दैट होस्ट एंड पैरासाइट, जिस तरीके से पैरासाइट अपने आप तो इवॉल्व कर रहा है, उस हिसाब से होस्ट को इवॉल्व करना पड़ेगा। होस्ट अपने अपने मैकेनिज्म तो इवॉल्व करेगा। उसी तरीके से क्यों अपने आप तो इवॉल्व कर रहा है, रिजेक्शन मतलब पैरासाइट से बचने के लिए रेस्टेंट टू दी पैरासाइट, दी पैरासाइट को भी वही मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा। अगर वो अपने बचाव के लिए अपने आप तो इवॉल्व करेगा, तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा उसे पैरासिटिक करने के लिए। तो बोले जैसे जैसे होस्ट अपने आप तो इवॉल्व करेगा किसके लिए, बचने के लिए, किससे, पैरासाइट को। तो पैरासाइट को भी अपने आप तो इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पैरासाइट करना मतलब वो डिपेंडेंट होता है, वो होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। अगर ये पैरासाइट को जिंदा रहना है तो ये होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज इन अकॉर्डिंग विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व ए स्पेशल एडाप्टेशन। बोला पैरासाइट को
स्पेशल एडाप्टेशन करना पड़ेगा, लॉस ऑफ द अननेसेसरी। अरे भैया पैरासाइट तो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसे क्या जरूरत है सेंस ऑर्गन की, उसे क्या जरूरत होती है एडेसिव ऑर्गन, उसे क्या जरूरत है सतर, वो तो सीधे पाइप लगाएगा और सट चले जा दूसरे होस्ट से बोले हैं, ये क्या नाम है, लाइन ऑन दी होस्ट। लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, अरे जब इसे डाइजेशन करना ही नहीं, इसे पचा पचाया भोजन मिल जा रहा है तो ये क्या तेजा डाइजेस्टिव, तो लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इतनी हाई रिप्रोडक्टिव, ये अपने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ाएगा जिसकी वजह से क्या नाम है, जिसकी वजह से इससे ये क्या नाम है अपने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ाएगा। दी लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं ऑफ वेक्टर। जैसे कि इन्होंने बोला ह्यूमन लिवर फ्लूइड में निमाटोड पैरासाइट होता है जो कि 2 इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, एक स्नेल हो जाता है और एक फिश हो जाता है। क्यों, तो अपने लाइफ साइकिल तो कंप्लीट करता है। वैसे कि दी मलेरियल पैरासाइट नीड टू अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड अदर होस्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म करते हैं होस्ट को, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट जो होते हैं हार्म करते हैं होस्ट को। इट मे बी रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ reproduction of the host and reduce its population density. They might render the host more vulnerable to the predation by methane of the fatally weak हो जाता है, ठीक है। पैरासाइट जो होते हैं ये एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। जो मोस्ट फैमिलियर तुम्हें देखा होगा ये जुएं पड़ना ह्यूमन के लाइफ बात है तो बात दिया टिस्ट ऑन डॉट हो जाता है, जो क्या नाम है तो क्या नाम है टिस्ट पाए जाते हैं ना, तो सरफेस पे टिस्ट पाए जाते हैं। मिनी मैरीन फिशेस आर दी इन्फेक्टेड टू दी एटोपैरासाइट टॉर्पिडोड, ठीक है। चटचटा इज द पैरासिटिक प्लांट that is commonly found in the growing in the hedge plant have the lot in the chlorophyll। अरे भैया क्या जरूरत है इसे क्लोरोफिल, इसे बना बनाया भोजन मिल जा रहा है तो क्या जरूरत है क्लोरोफिल से। एंड लीव्स ऑफ द fruits of the evolution of thoughts इवॉल्व करेगी, इट ड्राइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट प्लांट, ये अपना न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से मिल जा रहा है। Which is a parasite? The female mosquito is not considered a parasite। बोले हैं फीमेल मॉस्किटो ये पैरासाइट नहीं होता है, इन्हें अपनी ज़रूरत होती है, इन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है फॉर दी रिप्रोडक्शन के लिए। अब वहीं पे बोल रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट एंडो पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट, इसलिए हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। आईटी डिफरेंट है, जैसे लीवर हो जाए, किडनी हो जाए, लंग्स हो जाए, आरबीसी हो जाए, ईटीसी। दी लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर स्टीम स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे तो स्टीम स्पेशलाइजेशन होता है, इसकी वजह से इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दी मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हिच इंफेक्शन विद अ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ब्रूट पैरासिटिज्म की बात है, बर्ड जो फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म हो जाता है। पैरासिटिक बर्ड ले चलते हैं एट तो इन दी नेस्ट ऑफ द होस्ट, ले जाते हैं। बोला है कि ऐसा है कि जो पैरासिटिक बर्ड होते हैं ये अपने अंडे तो ले जाते हैं नेस्ट चौवे के घोंसले में रख देती है, और ये चौवा क्या करता है उसे क्या नाम है बड़ा करता है, उसे बड़ा करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जब बड़ा होने के बाद मालूम पड़ता है कि भैया चौवे के घोंसले में चूहा निकलता है तो ये बेचारा दूसरी मन से रूट हो जाता है ना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन द एज ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिसेंबल द होस्ट ऑफ द एज। बोले ये क्यों, ये उसे नहीं पता होता कि क्या नाम है कि ये हमारा अंडा होता है, क्योंकि इस वजह जो ट्वेल्थ का एज होता है वो काफ़ी रिसेंबल शो करता है, काफ़ी रिसेंबल मतलब हुबहू से करता है साइज में, कलर में। रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट, ठीक है, होस्ट बर्ड डी अटैचिंग द फॉरेन एज एंड इजेक्शन फ्रॉम द नेस्ट, ठीक है। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द ट्रोल एंड थ्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्पिन ऑफ द व्हाट ब्रूट पैरासिटिज्म इन एक्शन। तो चलो मेरा तो ये होता चैप्टर हमारा पूरा होता है समाप्त। कैसा रहा बताना, और आज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग में, देखते रहो, पढ़ाई करते रहो।